ठीक हो अस्सलाम गया। वालेकुम। मैं नुमान अली अवान हूँ। ये हमारा जो ESTP का प्रोग्राम है, एहसास स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये इसका 7 बैच चल रहा है। पहले 5 तो हमारे टोटली फ्री थे, अभी हमने छोटी सी फीस रखी हुई है। इसका मकसद जो है वो पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग को प्रमोट करना है। इस प्रोग्राम के तहत हमने काफ़ी सारे डिफरेंट अदर कोर्सेज भी कराए हैं। ये इस कोर्स का जो हमारा अभी जो हमने SEO के ऊपर टोटली फोकस किया, इससे पहले हम ब्लॉगिंग भी कर रहे थे, बल्कि ब्लॉगिंग ही ज़्यादा कर रहे थे। अच्छा, इस बैच के अंदर हम जो चीज़ें कवर कर रहे हैं वो लोकल SEO है, ई कॉमर्स रिलेटेड SEO, सर्विस बेस्ड वेबसाइट्स की SEO है, जिसमें हम ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, टेक्निकल SEO के साथ साथ हमने लोकल SEO को भी कवर किया, और आप एडवांस SEO की चीज़ें देख रहे हैं, जिसमें सिमेंटिक SEO के बाद आंसरेबल इंजन ऑप्टिमाइजेशन और बाकी कुछ ई कॉमर्स की वेबसाइट कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कैनबलाइजेशन से कैसे बचते हैं, इन चीज़ों पे हमारी कुछ क्लासेस रह गई, और एंड में एक क्लास हमारी होनी है बिजनेस डेवलपमेंट के हवाले से, जो कि कासिम शहजाद करेंगे। ये मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था मेरे ESTP के हवाले से भी। आप जो है हसन भाई, ओवर टू यू, आप अपना। ठीक हो गया। ठीक है, यही है। अच्छा, मैं इंट्रोडक्शन ये है कि मेरी अपनी फील्ड जो है ना वो इंजीनियरिंग की है, नर्स का ग्रेजुएट हूँ। और दूसरा एसईओ में आया हूँ। काफ़ी रीज़न होती है, थोड़ा ये जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि एसईओ बस वैसी इंटरेस्टिंग लगी। पैसे हर एक ने बनाने होते हैं, जाहिर बात है। आप लोग भी एसईओ सीख रहे हैं कि थोड़े बहुत पैसे बन जाए, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो मैं लाइफ से सेटिस्फाइड था, सब कुछ था। लेकिन एक जिस तरह हर कोई चाहता है ना कि पैसिव इनकम हो, उसके लिए मैंने एससीओ ज्वाइन की, और जो मुझे वैसी इंटरेस्टिंग लगी। तो जस्ट ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था कि मैं मसलन ये नहीं है कि एक बंदा वो मजबूरी में या उसमें करता है तो वो होता है। तो इसीलिए मैंने फिर एक्सप्लोर भी किया। जब मैं 2 साल पहले सेमेंटिक में घुसने की कोशिश की, हमारे यहाँ बड़ा गंदा ट्रेंड होता है कि वो मसलन डीप की तरफ नहीं जाते। इवन कि मैं कुछ देखता हूँ जो काफी पाकिस्तान में प्रो लोग भी हैं ना, वो बहुत इन डेप्थ नहीं जाते। तो मेरा खुद मसलन मैं क्यों गया हूँ, जाहिर बात है, मुझे रिसर्च का बैचलर डिग्री है। बैचलर डिग्री जब आप करते हैं तो थोड़े रिसर्च वर्क, तो ये सेमेंटिक एसईओ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर आपने नॉर्मल एसईओ की है तो उसमें आप इन डेप्थ साथ साथ कर सकते हैं। अब वो आप पे है कि आप कितना उसमें डीप जाते हैं। तो हमेशा जो डेली का 1 घंटा दे रहा हो और जो 3 दे रहा हो, बेशक वो एक वाला जो है वो मसलन थोड़ा ज्यादा भी अगर पढ़ा लिखा है, लेकिन जो 3 घंटे उसको दे रहा है वो एक्सेल करेगा। ये एक नेचुरल एक कानून है कि जितना आप उसमें एफर्ट डालते हैं उसका आपको सिला मिलता है। तो मैं भी 2 साल पहले मसलन गूगल पेटेंट्स पढ़ता था। मैंने पाकिस्तान में बहुत कम देखे हैं जिन्होंने आज तक कोई गूगल पेटेंट पढ़े हो या उनको पता हो कि गूगल, तो गूगल को समझने के लिए गूगल पेटेंट अपनी शौक से पढ़ता था। फिर थोड़ा सेमेंटिक में इंटरेस्ट हुआ। वैसे मेरा सबको पता है कि आई स्किल का भी, सर तनवीर का भी स्टूडेंट हूँ, जो बहुत अच्छे हैं और आपको बेसिक सिखाते हैं, तो पाकिस्तान में। लेकिन उसके बाद फिर मैंने खुद एक्सप्लोर करना चाहा, तो एक्सप्लोरेशन में फिर ये है कि सेमेंटिक और कोरे फ्रेमवर्क वो भी अल्लाह का शुक्र है कि पूरा किया हुआ है। और उनका सर्टिफिकेट जो सर्टिफाइड होता है वो मिला हुआ है। और करंटली मैं जस्ट सर्विसेज दे रहा हूँ, कोई कोर्स या कोई वो नहीं कर रहा हूँ। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, सारा मटेरियल मेरा यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप उधर से भी देख सकते हैं। मैं आपको बता ही दूँ, प्ले लिस्ट में जाएंगे तो ये टॉपिकल मैप सेमेंटिक एसईओ, इसमें 8-10 लेक्चर आपको मिल जाएंगे। आपकी सारी क्यूरीज दूर हो जाएंगी, ये भी आप देख सकते हैं। बाकी मैं ज्यादातर अपने लिंक्डइन पे शेयर करता हूँ। सेमेंटिक एहसान खान सेमेंटिक एसईओ से करेंगे। इसमें न्यूज़ लेटर जो है ना, उसमें मैं अपनी रिसर्च, और ये बहुत इजी लफ्जों में होती है, गूगल पेटेंट को एक्सप्लेन किया होता है। तो ये 2-3 जराए हैं जहाँ से आप मुझे फॉलो या साथ साथ लर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादा इनबॉक्स आते हैं, जी आपका कोर्स किधर है, वो किधर है। अभी तक कोई कोर्स का ना चक्कर है, ना मैंने फ्यूचर में कभी सोचा कि पाकिस्तान में लॉन्च करेंगे। क्योंकि मेरा होगा भी तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, लेकिन उसमें उर्दू में बहुत कम मैं उसको देता हूँ। तो अभी हम जाते हैं सेमेंटिक की तरफ। मैं आपको अच्छा, क्वेश्चन मैं बाद में लूंगा, अभी सिंपल बता रहा हूँ एडवांस में। अच्छा, ये है मिक्स ऑडियंस ना, इसमें क्योंकि कुछ हमारे मेरे पुराने फॉलोअर हैं, कुछ ऑलरेडी नुमान भाई के वो ले रहे। तो
क्योंकि हम थोड़ा बेसिक से चलेंगे। बाकी बाद में आप वीडियो देख लेना, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट तो आप लोगों का क्लियर हो जाए ना, कि ये जो सेमेंटिक ऐसी और इनकी खच मची हुई है असल में है क्या। मैं छोटा छोटे क्वेश्चन करूंगा, तो उनमें आपने जस्ट टेक्स्ट में जवाब देना है। सबसे पहले तो आप बेसिक से शुरू हों कि हम एसईओ करते क्यों हैं। जस्ट मुझे एक लाइन में आंसर दें कि आप क्या समझते हैं एसईओ हम क्यों करते हैं, ताकि मैं देख लूं कि आप लोगों के वैसे बेसिक भी ठीक है या नहीं। कोई कह रहा है रैंकिंग के लिए, टू रैंक वेबसाइट, ठीक हो गया। टू रैंक अ साइट ऑन द टॉप, अच्छा ठीक है, रैंक वेबसाइट। ये तो बेसिक मैं आपको जरा बता दूं कि हम एसईओ क्यों करते हैं, या मैं आपको दो मकसद बताता हूँ। उसमें हमेशा जो भी एसईओ करता है उसमें कोई एक आधे को कम प्रेफरेंस देता है। एक होता है हम एसईओ करते हैं एक यूजर के लिए, इंटेंट के लिए, और एक करते हैं गूगल को मीट करने के लिए। यानी इंटेंट जो होता है वो दो, ये ऐसे कर लें कि ये यू से यूजर है और ये जी से गूगल है। अब मसलन बेसिक एसईओ में भी हम कर दोनों रहे होते हैं, लेकिन किसी एक तरफ हमारा ज्यादा फोकस होता है। हम यूजर को, क्योंकि आजकल आप देखेंगे इवन के जो राइटर है एसईओ राइटर, उनको भी मसला आता है। लोग जो है आजकल जो एजेंसियां हैं, जो मैं मैक्सिमम एशिया में अपनी सर्विसेज नहीं दे रहा हूँ, मेरा सबको पता है। जस्ट दूसरी कंट्री में दे रहा हूँ क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो टाइम नहीं जाया करते, ये एक मेन वजह है। और वो हमेशा जब भी डिमांड करते हैं वो कहते हैं क्या आप एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट देंगे। एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट का मतलब है वही सेमेंटिक एंटिटीज और ये चीजें। उसमें वो ये दोनों चीजें ढूंढ रहे होते हैं कि यूजर इंटेंट भी मैच करे और गूगल भी। जब ये दोनों आप फुलफिल करेंगे, तब आप क्लेम कर सकते हैं कि यस मैं रैंकिंग पे आऊं। तो यूजर, अच्छा अब दूसरी हम जो सिंपल थोड़ा बहुत सेमेंटिक से हट के करते हैं, हमारा उस पे मैक्सिमम यूजर फोकस होता है और कीवर्ड, क्योंकि उसमें हम कीवर्ड जो हम मैं खुद भी करता रहा हूँ रिसर्च, हमने कीवर्ड उठाया, उस पर रिसर्च की, उसके जस्ट रिलेवेंट क्लस्टर बनाए और उस पर कर दिया। थोड़ा गहराई में नहीं जाता। यूजर को तो हम अगर पहले राइटर लिखते थे ना, कहानियों की तरफ लिखते थे, जिस तरह अगर कोई है कि कोई ट्रेवल ब्लॉग है तो उसमें लिखते थे आई वॉज ट्रेवलिंग एंड दिस और दिस, फ्लां कहानियां। वो दौर अब थोड़ा बहुत एक किस्म के खत्म हो गया। अब एक तो वैसे भी सर्च इंजन इवॉल्व कर गया कि मसलन जिसमें एआई ओवरव्यू आ गया जो आपको डायरेक्ट आंसर दे देता है, आपको कहानियों की जरूरत नहीं। तो ये थोड़ा आपने खुद को भी शिफ्ट करना होगा। हमेशा लोग कहते हैं एसईओ इज डेड, एसईओ इज डेड नहीं, एसईओ इज इवॉल्व। वो इवॉल्व होती रही है। 2009 से लेके जो अपडेट आपका बर्ट आया है, ये कुछ है पेंगुइन, ये जरा देखें कि जो गूगल में चेंज होती है वो क्या होती है। इसको गूगल की लैंग्वेज में कहते हैं ना, उनकी अपडेट आती रहती है, उनकी चेंजेस। पहले गूगल बहुत सादा होता था, वो जस्ट कीवर्ड फोकस होता था। कि अगर आप जस्ट मसलन एक डॉग फूड पे लिखे ना, और आपने उसमें डॉग फूड ही मसलन कोई 1000 दफा मेंशन किया है और बड़ा, तो वो रैंक कर जाता था। क्योंकि इतना स्मार्ट नहीं था उस वक्त, इतनी एआई और ऑटोमेशन नहीं हुई थी कि वो इसका कंप्यूटर और उसको वो जज कर सके। तो उसको कहते थे कीवर्ड, कीवर्ड स्टफिंग। फिर गूगल, जाहिरी बात है, अब ये देखे ना कि गूगल के खिलाफ भी एक पूरा एक मसलन एक मसलन एक ये नेचुरल चीज बनी हुई है। हालांकि एसईओ जो प्रैक्टिस है गूगल उसको नहीं मानता। गूगल हमेशा कहता है कि ये वर्क नहीं करेगी, वे बस सादा लिखें तो वो रैंक होगा। बट गूगल को भी पता है कि उसका इतना स्ट्रांग हो गया, और एसईओ को भी पता है कि हम ये ट्रिक करेंगे तो करेंगे। एक मजे की बात बताऊं कि आप जब भी कोई निच रेलिवेंट माइक्रो निच सर्च करें, तो टॉप पे आपको नजर आएंगी ई एम डी। 2009 में गूगल ने इसका कह दिया था कि ईएमडी विल नॉट वर्क। अगर आप उसके जॉन मुलर के और वो देखें उस वक्त के प्रेस रिलीज, तो उसमें लेकिन बड़ी बड़े ये तेज होते हैं, ये चाहते हैं कि उस तरफ लोग जाए ना, कि गूगल स्पैम हो जाए। जिस तरह अभी कुछ अरसा पहले जब नया एआई आया था, तो लोगों ने
बल्क में कंटेंट, इवन के हमारे अपने कुछ फेलोज हैं जो एक दिन में 200-200 पोस्टें चढ़ाते थे और रैंक हुए। तो उसी के बाद फिर उन्होंने स्पैम अपडेट निकाल दी कि बल्क जनरेशन को बैन कर दिया। तो इसीलिए 2009 में इस पे मेरी अच्छी खासी रिसर्च है, ईएमडी। उस वक्त कह दिया था कि ईएमडी रैंक नहीं करेगी, लोगों ने छोड़ दी, बट स्टिल 2025 में भी ईएमडी रैंक करती है। उस वक्त भी उन्होंने कह दिया था नहीं करेगी, बट मसलन हेल्पफुल कंटेंट होगा तो ये होगा तो ये होगा, फिर आप रिलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है चीजें वर्क करती है। ईएमडी क्यों वर्क करती है? क्योंकि जब आप क्रॉलर को देखते हैं तो क्रॉलर हमेशा एच टी टी पी एस डब्ल्यू डब्ल्यू इधर से शुरू होता है, कभी नीचे फुटर से नहीं शुरू होता। ये कॉमन सेंस है। ये मैं वही कह रहा हूँ कि तब आपको ये चीजें समझ आती है जब आप थोड़ा खुद एक्सप्लोर करते हैं, गूगल के सिस्टम को समझते हैं, आप उसके पेटेंट पढ़ते हैं कि फ्रेज बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। गूगल एक कीवर्ड को भी देखता है, पूरे फ्रेज को भी देखता है कि यार ये कितना अच्छा फ्रेज है, और फिर इंटिटीज को भी देखता है। तो ये देखें, उसी वक्त मुझे पता चल गया था कि ईएमडी बहुत टॉप फैक्टर है, कि क्योंकि गूगल के क्रॉलर ने हमेशा इधर से रीड करना है और फिर नीचे 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 आना है। तो पहले में अगर उसको ईएमडी नजर आएगी, फिर बाकी पेज में भी और वो रिलेवेंट आएगा। तो इसीलिए इवन के इस दौर में भी ईएमडी रैंक करती है। तो ये जस्ट एक सिंपल एग्जांपल थी। और अब आते हैं यूजर और गूगल की। इसकी मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल भी दे देता हूँ। अच्छा, अब अगर देखें, यूजर और गूगल को आपने दोनों सेटिस्फाई करना है। कुछ लोग जस्ट यूजर को ज्यादा पकड़ लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं गूगल को, और कुछ लोग बहुत गूगल पे एंटिटीज पे फोकस करते हैं यूजर को। तो अगर लॉन्ग टर्म रैंकिंग चाहिए और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए, आपने दोनों को लेके चलना होगा। इन दोनों को लेके चलने को ही सेमेंटिक कहते हैं। वैसे तो उसकी वही जो आप पुरानी बल्कि सबने ही पढ़ी होगी, semantic is the practice of optimizing content to align with search intent and the contextual meaning behind a query। कि एग्जैक्ट क्यूरी के पीछे मीनिंग क्या है। तो इसको सेमेंटिक करते हैं। सिंपल टर्म में ये कहते हैं कि अगर आप एक चीज लिखते हैं तो वो आपका इतना इनरिच हो कि गूगल को पता हो कि यही एक सोर्स है जिसके ऊपर मैंने मसलन जाना है और इसी को करना है। तो ये सेमेंटिक है। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप लिखते हैं, ये देखें, बी। अभी गूगल इतना स्मार्ट है, ये देखें कि पहले ये नहीं होता था। अब मैंने जस्ट बीएमआई कैलकुलेटर बीएमआई सिर्फ लिखा है, लेकिन उसको मसलन एक सर्च पैटर्न पता है कि लोग बीएमआई जब लिखते हैं तो इनको क्या क्या चीजें चाहिए होती है। वो कैलकुलेटर ढूंढ रहे होते हैं, या फार्मूला, या उसका चार्ट देख रहे होते हैं। ये जो तीसरे पे क्यूरी है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है या मेडिकल है, ये बीएमआई चार्ट इनके यहाँ लगे होते हैं। तो देखिए, ये वो टॉप सर्च क्यूरीज हैं जो हो रही होती हैं, और इसी को वो लिस्ट करता है। तो जब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं, इस पैटर्न को देखा करें। इसी को कहते हैं क्यूरी पैटर्न, कि आप उसको कैसे अपने कंटेंट और उसमें इंबेड करें। तो ये उसका एक पैटर्न है। अब अगर हम लिखते हैं बीएमआई, अब देखें मैंने सर्च को रिमूव किया, अब देखें रिलेटेड टू रीसेंट सर्चेस। इसका मतलब है कि जो रीसेंट सर्च हुई इसने मुझे दिया, ये तो मेरी वाली है, ठीक है। एक मिनट। अच्छा, बीएमआई कैलकुलेटर, अब इसे मैं आपको समझाता हूँ कि इंटेंट जो मसलन इंटेंट मैच कैसे करना है। आपने यूजर को भी देखना है, प्लस गूगल को भी देखना है। यूजर को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जरा जस्ट कमेंट में बता दें कि यूजर कैसे सेटिस्फाई होगा। यूजर को अगर आपने जस्ट वो करना है तो वो कैसे सेटिस्फाइड होगा। एक एक लफ्ज, इंटरेस्ट टू मी टू एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड वैल्यू, हाँ ठीक है। आपने यूजर की सेटिस्फेक्शन तब होगी जो वो चीज ढूंढ रहा है उसको मिले। मिले, इसमें आपने गौर करना है, मिलना भी होता है। हम उसको हाइड कर देते हैं बिल्कुल फुटर पे, बिल्कुल तीसरे क्लिक पे, चौथे क्लिक पे। अब ये क्लिकों की जब बात आ गई तो जस्ट एक कहता हूँ क्रॉल बजट ऑप्टिमाइजेशन अपने पास नोट कर लें। ये बड़ी अच्छी चीज है। ये पूरी सेमेंटिक टॉपिकल मैप का मेन फोकस है कि आप क्रॉल बजट को भी ऑप्टिमाइज करते हैं। आप चाहते हैं कि मैं दूसरे क्लिक में उसको दूं, अगर कोई चौथे क्लिक में दे रहा है आप उसको वो चीज दूसरे क्लिक में दें। इसको कहते हैं कि आप गूगल को हलवा बना के देते हैं। मैं ये उर्दू में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ
बड़े आसान लफ्जों में, ताकि न्यूबीज को भी कंफ्यूजन नहीं हो कि एसईओ की जस्ट समझ आ जाए। तो यूजर को जब आप मीट करते हैं और सामने चीज देते हैं, तो वो मसलन उसका यूजर का इंटेंट फुलफिल हो गया, वो आपसे खुश हो गया, उसको चीज मिल गई। हाँ, अगर कोई उसको चौथे क्लिक पे दे रहा है, आप दूसरे क्लिक पे दे रहे हैं, पहले क्लिक पे दे रहे हैं, आपका रेट बढ़ेगा, आपकी जो साइट है वो गूगल प्रेफर करेगा। तो ये यूजर इंटेंट है। हाँ, अब आ गई बात गूगल की। गूगल को आपने कैसे सेटिस्फाई करना है? यूजर को तो कर लिया, गूगल आपके कंप्लीट कंटेंट को देखता है। एक तो आप वो देखता है कि जो आपने यूजर को प्रोवाइड किया, प्लस गूगल को कैसे पता चलेगा कि भाई इसने जो चीज आपने जस्ट कैलकुलेटर दे दिया, उस पर कंटेंट नहीं दिया, गूगल को समझने में मुश्किल होगा। अगर आपकी वो साइट रिलेवेंट है, उसको समझ आएगी, ओके ये। अब जिस तरह ये देखे ना, अब ये देखें, ये मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, बीएमआई पर्सनल लोन कैलकुलेटर। अब इसने मेरी पिछले एक दो दिन की सर्चेज भी, इसको पता है कि मैं क्या सर्च करता हूं, तो इसने लोन साथ जोड़ दिया। हालांकि लोन इसके रिलेवेंट नहीं था, लेकिन वो मैं क्लाइंट की स्टडी कर रहा था, लायर था, तो इसीलिए ये सर्च इतना डेवलप हो चुका है। तो ये बीएमआई कैलकुलेटर अब देखते हैं। अब ये जो सर पे बैठे हैं, ये वैसे नहीं बैठे, ये यूजर इंटेंट मैच किया है, प्लस गूगल को भी सेटिस्फाई किया, ये दो चीज है। अगर आप देखेंगे इन सब को, तो ये अच्छा, इस जस्ट आप लोगों के लिए सजेशन, लोग इन नीचों पे काम भी करते हैं, इसको कहते हैं जीरो क्लिक्स नीच, जहां ऊपर ही आंसर आ जाए, लेकिन इस कैलकुलेटर का तो नहीं आया। तो इसमें थोड़ा मुश्किल होता है, आप समझते हैं कि बहुत इजी है, क्योंकि इस पे देखे आजकल गूगल जो है अथॉरिटी मानता उसको है जो इसके रिलेवेंट साइट हो। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक दो आपको इवन के ईएमडी भी नजर आएंगी। तो ये अब इसमें देखेंगे सारी हाई अथॉरिटी साइट है जिनका डी है आपको 40 प्लस, और वो नजर आएगा। अब ये देखें, सबसे पहले बीएमओ, ये देखें 70 इसकी वो है। और उसके बाद ये देखें, अच्छा ये मैंने कोई सर्च इसको फैक्टर किया हुआ है। अच्छा, मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ, ये किसी, अच्छा बीएमओ लिखा, सॉरी किसी ने मुझे बताया ही नहीं यार। ये देखें, अब बीएमआई कैलकुलेटर हम करते हैं तो ये आ जाते हैं। अब देखें, एक 74 उसका डी है, इसका 95 है, इसका 94 है, इसका 91 है। तो ये आपको पता चल गया होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखें, ये साइटें रिलेवेंट होंगी। ये देखें, ये पहली वाली है ही, मसलन ये बहुत बड़ी साइट है, ठीक है, कैलकुलेटर डॉट नेट। ये एक छोटी साइट नहीं है, ये सारे ही कैलकुलेटर देखते हैं। तो ये इस निच में एज अ अथॉरिटी है, क्योंकि इसने कवर ही इतना किया है। इसमें मैं आपको एक शॉर्ट कट दिखाता हूँ, कुछ चीजें कि किस तरह सच। अब मैं जस्ट बता रहा हूँ कि ये साइट क्यों अथॉरिटी है। ये जब वैसे ही देखा कि ये साइट अथॉरिटी बन चुकी है, तो ये वैसी अथॉरिटी नहीं बनी, ये इसने गूगल को बावर कराया कि ये मेरी चीज है। आप कैलकुलेटर में भी सर्च करें कोई और कैलकुलेटर, तो ये उस पर अथॉरिटी होगी, क्योंकि मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ, ये सर्च ऑपरेटर है, ये आप लोग भी देख लें, इसका आसान तरीका, आपको थोड़ी रिसर्च इजी हो जाती है। अब ये देखें, इस पे जब मैंने सर्च किया, ये टूल में देता है, हाँ, अब ये इसने एग्जैक्ट इस पे जस्ट कैलकुलेटर जो बीएमआई, सिर्फ बीएमआई कैलकुलेटर पे इसने जो टोटल उसको डिफरेंट कवर किया है, मसलन 154 दफा कैलकु का कवर किया है। बाकी ये कंप्लीट वेबसाइट की अथॉरिटी रिलेवेंट टू कैलकुलेटर है। तो अगर आप देखेंगे कि ये क्यों अथॉरिटी बनी है, इसको जस्ट कैलकुलेटर, मसलन ये पूरा साइट, इसकी ये पूरी साइट, फिर हैश ये करेंगे और कैलकुलेटर लिखेंगे, तो ये देखें, मसलन 1000 से ऊपर इसने इस पे जस्ट कैलकुलेटर पे इसने किया हुआ है कंटेंट। तो ये इसकी अथॉरिटी है, इसीलिए इसको अथॉरिटी माना जाता है। तो अब हम अगर इसको आए, वो क्या कहते हैं, बीएमआई कैलकुलेटर, अब देखें कि किसी साइट ने, ये देखें आपको हेल्थ की साइटें नजर आएंगी, क्यों? क्योंकि बीएमआई
बॉडी मैस इंडेक्स, ये इसका पूरा वो है। इसका मतलब ही ये है कि ये जो है एक हेल्थ के रिलेटेड है। तो आपको हेल्थ की साइट नजर आएंगी, ये देखें नेशनल हेल्थ, इसका वो इंस्टीट्यूट है यूके का, वो हेल्थ फाउंडेशन नजर आएगी। तो इनकी अथॉरिटी, इन पे जब थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा उस साइट की अथॉरिटी। ये जस्ट उसका वो नॉलेज होता है जो गूगल के पास उसका डेटा है। ये देखें, द सर्च टर्म अपीयर इन द सर्च रिजल्ट, बीएमआई कैलकुलेटर, बॉडी मास इंडेक्स। देखें उस कैटेगरी में ये उस साइट को शुमार करता है। जब आप मोर अबाउट दिस पेज खोलेंगे तो आपको और डिटेल आ जाएगी कि गूगल ने इसको क्यों प्रायोरिटी दी है। तो ये चीजें इस तरह आपको पता चलेगी। मोर सर्च में जाएंगे तो ये खुल जाएगा, ये कहेंगे कि इसने क्या क्या, मसलन गूगल की माइंड में इसका क्या स्ट्रक्चर है वो आपको नजर आ जाएगा। और इसी तरह हाँ, तो अभी मैं दिखा रहा था कि ये जो भी साइट है ना, तो इन्होंने यूजर इंटेंट मीट की होगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये देखें, इधर ही उसने कैलकुलेटर दिया है। तो ये होती है चीज। अब ये देखें, उसने इधर छोटा सा ब्रीफ दिया है और फिर कैलकुलेटर, इधर उसने यूजर इंटेंट मैच कर लिया, ठीक है। अब गूगल की बारी आती है कि गूगल ने कैसे अथॉरिटी, एक तो यूजर इंटेंट प्लस सेमेंटिक, क्या है कि उसमें आप रिलेवेंट सेमेंटिकली उसको कवर करें। गूगल को पता चले कि इसमें इंटिटीज हैं, उसमें रिलेवेंट एट्रीब्यूट है। अच्छा, इंटिटी एट्रीब्यूट, इंटिटी का मतलब है नाउन, किसी चीज का इंटिटी, एक नाम होना, मसलन एफएल टावर, एलन मस्क, ये इंटिटीज हैं, ये रिकॉग्नाइज इंटिटी है। अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे इसके आपको नॉलेज पैनल नजर आएंगे। एट्रीब्यूट क्या होता है उर्दू में, उसकी खासियत, मसलन उसको डिफरेंट करता है। एलन मस्क, मसलन अगर मैं कहूँ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर जो है वो उसका एट्रीब्यूट है। इंटरप्रन्योर जो है वो उसका एट्रीब्यूट है। तो ये चीजें अगर आपके कंटेंट में होगी तो आप गूगल की भी उसको उस पर पूरा उतरेंगे। अब दोनों चीजें आपने पूरी कर ली तो उसके बाद, और बाकी एसईओ भाई करती है जस्ट कंटेंट पे नहीं रहना। अगर हाँ आप रैंक कर जाते हैं, मैंने काफी क्लाइंट को विदाउट लिंक भी मसलन रैंक किया है, बट उसने आपने कभी क्लाइंट को ये नहीं बोलना कि बैक लिंक और ये वर्क नहीं करते हैं। ये सबसे जो बड़ा फैक्टर है गूगल का एसईओ का, वो बैक लिंक्स है। आपने रैंक कर लिया, कोई अच्छा सा आपके ऊपर आ गया, वो फिर आपको नीचे कर देगा। सो लॉन्गर स्टे के लिए सर्प में रहना, सारी चीजें करेंगे आप, उसको सेमेंटिक भी करेंगे आप, अच्छा कंटेंट भी करेंगे आप, अच्छे बैकलिंक भी करेंगे, और यूआई यूएक्स भी मैटर करता है, आपका यूजर एक्सपीरियंस, कि मैं इधर आऊं मैं ढूंढता ही रहूं भाई वो किधर है कैलकुलेटर। इसको कहते हैं यूजर एक्सपीरियंस। मैं एक साइड पे आता हूं, मुझे 30 सेकंड में एक चीज मिलती है, दूसरे में 5 सेकंड में मिलती है। तो गूगल प्रेफर करेगा जिसमें जल्दी। तो ये एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें देखनी है। अब देखें इसका ये बड़ा अच्छा इसने दिया हुआ है, ये देखें, ये पाउंड्स, ये इंचीज, ये फीट, ये हाइट, ये ओवरवेट, ये हेल्थी, बड़े मजे के उसने इधर कैटेगरीज भी दी हुई है, उसको इंटिटीज को कवर किया है। व्यू टेबल में जाएंगे तो आपको पूरा टेबल आ जाएगा। ये देखिए इस तरह कंटेंट कवर कर दें। इवन के यहाँ देखे, ये इस तरह की चीजें एम्बेडेड होती है। अब जिसको भी पता है ये पूरा टेबल, अब इस टेबल में इतनी है, गूगल तो क्रॉलर है, वो तो इसको कर रहा है। ये देखे, ये पूरा उसने बीएमआई टेबल दे दिया, पीडीएफ, वेट इंडेक्स, और ये पूरा दे दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में भी मिल जाता है। तो इवन के ये भी उसने इधर दिया हुआ है, इसीलिए वो अथॉरिटी है। और इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं कि, अच्छा एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि अच्छा टूल यूज किया करें, फ्री के टूल भी हैं। इवन के ये जो आपको सारी एक्सटेंशन नजर आ रही है ये फ्री वाली है, एसईओ मेटा वाली है, इस तरह एएचआरएफ वाली, ये आपको हेल्प करती है। जिस तरह मुझे इधर कीवर्ड नजर आ रहे हैं, लोग कहते हैं कि रिसोर्सेज नहीं है, मैं कैसे खरीदूं, जस्ट इसमें लॉगिन करें, ये देखें इसकी एसईओ डिफिकल्टी। तो जो बच्चे कहते हैं कि भाई मैं 2000 या इतना भी खर्च नहीं कर सकता, इस तरह की फ्री वाली एक्सटेंशन कर लिया करें, उससे आपको फायदा होगा। अब दूसरी मैं आपको एक इसी तरह की एग्जांपल देता हूँ।
और उसमें टूल सिखाता हूँ कि आपने सेमेंटिक एसईओ में फ्री वाले टूल कैसे यूज करने हैं, आपने कंटेंट रिसर्च कैसे करनी है। ये देखें, हेल्थ बेनिफिट ऑफ वाटरमेलन लिखता हूँ। अच्छा, आप कोई भी फ्रूट का नाम लिखेंगे गूगल पे, जस्ट प्रैक्टिस करना, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, कुछ भी, आपको टॉप 10 में ये वाली साइट जरूर नजर आएगी जिसका नाम है, आई थिंक, हेल्थ लाइन। यस, हेल्थ लाइन। अब देखिए, हेल्थ लाइन और ये फ्रूट को कवर करिए तो बंदा पहले कंफ्यूज हो जाता है, बट इसने इतना एक्सटेंसिवली उसको कवर किया है कि गूगल उसको अथॉरिटी मानता है। हेल्थ लाइन है वो उसके हेल्थ बेनिफिट और उन पे काम करता है। ये देखें, इवन के यहाँ आपकी रैंक हो रही है, टॉप है उसका, एआई ओवरव्यू में आ रही है। अब ये देखें, ओवर एआईवीयू ने भी देखे ना, हेल्थ बेनिफिट ऑफ वाटरमेलन, सिर्फ मैंने ये सर्च किया है, उसने ये देखे हाइड्रोजन, विटामिन, ये मेन सारी उसके जो मेन फीचर है, एट्रीब्यूट है, उसकी इंटिटी, उसको कैप्चर किया है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कंटेंट मैटर करता है। अगर आप जस्ट स्टोरी लिखेंगे, मे भी आपकी स्टोरी बहुत खूबसूरत हो, एक जस्ट रीडर को मजा आ जाए, बट अगर उसमें रियल नॉलेज नहीं है, उसमें स्टडी नहीं है, इवन के लोग अब ये करते हैं कि अपने कंटेंट में रेफरेंसेस देते हैं कि ये स्टडी इस मसलन डॉक्टर ने की थी और इसका था। और एक कोरे का ही मेथड है, रेफरेंस नीचे ना दिया करे जो हम लिंक देते हैं, उसको पैराग्राफ शेप में दिया करें। तो ये जब इतना इनरिच होगा तो आपका कंटेंट मैटर करेगा। अब ये देखें, हेल्थ बेनिफिट ऑफ वाटरमेलन, अगर हम नीचे आते हैं, अब ये देखें, ये एक गवर्नमेंट साइट है, एजुकेशन देखें, ये टॉप पे, और दूसरे पे हेल्थ लाइन है। अब ये देखें, हेल्थ लाइन उसने इस पे रैंक किया हुआ है, क्योंकि अगर जस्ट ये, मैं इसका नहीं कह रहा हूं, अगर आप, एक मिनट, मैं कह रहा हूं, बनाना लिख लें, ठीक है। अब ये देखें, बनाना पे भी ये देखें, पहले विकिपीडिया, दूसरे पे हेल्थ लाइन है। इसको कहते हैं अथॉरिटी। अब ये कुछ टर्म में वही सेमेंटिक और टॉपिकल मैप और इनकी बता रहा हूँ। इसको कहते हैं अथॉरिटी बनना। अथॉरिटी कैसे बनते हैं कि आप प्रॉपर उसकी सेमेंटिक और टॉपिकल कवरिंग करें। टॉपिकल मैप्स यही होते हैं। अच्छा, एक सिंपल कॉन्सेप्ट बना दूं, एसईओ हम भी, मैं भी करता रहा हूं और आप भी करते होंगे। कंटेंट, आज दो कीवर्ड उठाए, उसको लिस्ट किया, उस पे बना दिया, कल तीन उठाए, ये थोड़ा सा, अब टॉपिकल मैप और टॉपिकल अथॉरिटी जब आप उस फ्रेमवर्क में जाते हो, थोड़ा सा चेंज है। हम पहले कर रहे होते हैं मसलन एब्रप्टली, जिसको हम ऑर्गेनाइज, मैं इसको एक लफ्ज दूंगा, मसलन वो काफी मुश्किल वाली अंग्रेजी में नहीं जाऊंगा, कि जो टॉपिकल मैप स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइज वे में आप करते हैं, एक चीज को प्लान करते हैं कि यार मैं साइड बनाने जा रहा हूं, ये साथ एग्जांपल दे रहा हूं, इसको आप फिर बाद में एग्जांपलों में चेंज करें कि एक साइड बनाने जा रहा हूं कि हेल्थ बेनिफिट पे हो, और उस पे आप फिर इंटिटी को डिफाइन करें कि यार मेरी इंटिटी क्या होनी चाहिए, उसके टॉप इंटिटी होगी, फिर उसका सोर्स कॉन्टैक्ट होगा, और ये होगा। ये टॉपिकल मैप की चीजें हैं। तो ये भी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, चलते चलते 46 मिनट हो गए। तो ये अब अथॉरिटी, यहाँ से बात हुई थी कि ये हेल्थ लाइन देके अथॉरिटी बन गई है। इसकी भी मैं आपको एक सैंपल देता हूँ, जरा देखना। और इसकी तो ना, इसने तो हेल्थ हेल्थ मसलन तबाही मचाई हुई है। हेल्थ लाइन ना हर फ्रूट पे रैंक हो रहा है। तो इसकी जो खासियत है, आप देखें, हेल्थ लाइन ने बनाना पे 5,000 रिजल्ट है इसके पास। तो गूगल इसको क्यों नहीं मानेगा कि भाई इसने टॉपिकल अथॉरिटी अचीव की है। अगर दूसरा 3,000 भी लिखता है और इसने 5,000 लिखे हुए हैं, तो गूगल इसी को कंसीडर करेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि गूगल पूरी आपकी साइट स्कैन करता है, उसने, वो देखता है कि क्या वेबसाइट ये जो बात कर रहा है। अब हेल्थ लाइन है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये लॉयर पे लिखना शुरू कर दे कि लायर जो है ना, अच्छे लायर कौन से हैं, वो अपनी अथॉरिटी को डाइल्यूट करेगा, क्योंकि इसकी अथॉरिटी एक चीज में बनी हुई है। तो गूगल ये चीज देखता है, अगर आपने एक इंटिटी चूज की है, आप उसको इतना अच्छा कवर कर लें कि उसके इची बिची को कवर कर लें, इसको कहते हैं अथॉरिटी। और इसी के फ्रेमवर्क को कहते हैं कि टॉपिकल मैप, कि मैं पहले डिसाइड करूंगा इंटिटी, फिर उसका सोर्स कंटेंट, फिर उसके पिलर, पेजेस और ये चीजें। तो इसमें अब देखें,
इसने 5,000 बनाना पे, अब नीचे देखे हर टॉपिक डिफरेंट होगा। ये नहीं है कि 5,000 उसने कीवर्ड स्टफिंग की है कि बनाना, और ये अब ये देखे पहला 11 हेल्थ बेनिफिट एविडेंस, न्यूट्रिशन उसके बारे में बताया है, कैलोरीज के बारे में बताया है, फॉर ब्रेकफास्ट बताया है। तो ये देखिए इसको कहते हैं कंटेंट कवर करना। जस्ट ये ना देखें कि भाई ये कीवर्ड उठाया, लोग सर्च करते हैं इसको, लोग सर्च करते हैं कि मैं बनाना ब्रेकफास्ट में खाऊंगा, फायदा होगा या नहीं होगा। तो उसने उस रियल को कवर किया। ये देखें, ये जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए। अब बनाना है, इधर अगर आप एप्पल भी लिखेंगे तो उस पे भी ऐसे ही हालात हैं। हेल्थ नीच में भी एप्पल को बहुत ज्यादा, ये देखें 10,000 रिजल्ट, ये अगर आपको नजर आ रहे हैं 10,000 किए हैं। तो ऐसे नहीं अथॉरिटी बनती। अगर आप, कुछ लोग मैं देखता हूँ, सर मैंने 10 पोस्टें की थी और ये था, मुझे पहले की थोड़े इंप्रेशन मिले, फिर ये। और भाई आप 10 पोस्टें कर रहे हो, मे भी अगले ने उस पर कोई 100 कंटेंट लिखे हो, तो आपको उठा के तो अथॉरिटी नहीं मिल जाएगी। तो ये थोड़ा स्ट्रक्चर वर्क होता है और इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। अच्छा, अब बात आ रही थी शुरू कहां से हुई थी कि दो आपने चीजें मिस नहीं करनी। यूजर इंटेंट हमेशा देना है, प्लस गूगल को सेटिस्फाई करना है। गूगल को कहानियों से नहीं सेटिस्फाइड करना, गूगल को आपने सेमेंटिक से, अपनी रिलेवेंट इंटिटीज, अपनी रिलेवेंट एट्रीब्यूट। अब उसकी मैं मिसाल देता हूं, ये वाला आर्टिकल है, ये देखें जो आपने पहले देखा था। हाँ, ये देखें टॉप हेल्थ बेनिफिट ऑफ वाटरमेलन। अच्छा, ये देखें, अब इवन के इसका आप स्ट्रक्चर भी देख लें। यार ये कहां से आ गया, ये देखें H1 उसका देख लें, H2 देख लें। ये वही चीजें हैं जो आप बेसिक एसईओ में करते हैं कि मेन कीवर्ड आपका H1 में होगा, दूसरा H2 में होगा, फिर इस तरह। बट थोड़ा सा आपने इसको इनरिच करना है। H1, H2, H3 और इन में कोशिश करें कि रिलेवेंट इंटिटीज और एट्रीब्यूट भी टारगेट करें। गूगल, क्योंकि आपको पता है कि साइट का HTML स्ट्रक्चर होता है, गूगल उसको रीड करता है, इसका H1 क्या है, इसका H2 क्या है, और उसको फिर समझ के वो कभी कभी पूरा उसको ही छोड़ देता है। क्योंकि गूगल का स्ट्रक्चर होता है कि पहले, एक मिनट वो मैं आपको स्लाइड दिखा दूं, कि पूरा स्ट्रक्चर होता है कि, हाँ, कि पहले गूगल आपको क्रॉलिंग करता है, इंडेक्सिंग करता है, फिर रैंकिंग में लाता है, फिर उसका वो होता है। तो क्रॉलिंग पहली चीज है। आपकी वेबसाइट क्रॉल ही नहीं होगी तो हाँ गूगल को समझ आएगा। तो अगर आप अच्छे से उसको कवर करें, किधर गए, हाँ, अगर आपने उसको अच्छे इंटिटीज और एट्रीब्यूट से कवर किया होगा, और जिस तरह मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिखाया था, देखें आपने इंट्रीब्यूट और उसको अच्छी जगह कवर किया, तो कभी कभी क्रॉलर, ये मैंने गूगल पेटेंट भी इसका पढ़ा था, इस पे शायद मैंने उसको शेयर भी किया था लिंक्डइन पे, तो वो आप पढ़ लेना। तो उस पे वो कभी कभी पहला पैराग्राफ पढ़ के ही उसको इंडेक्स में डाल देता है और उसको अपनी अच्छी उसमें डाल देता है कि मसलन ये ठीक है। मसलन उसको बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इससे फायदा क्या होता है, गूगल का क्रॉल बजट बच जाता है। उसको वेबसाइट पसंद आ गई, उसने क्रॉलर आया आपका, मसलन दिन में 3 दफा आया, उसको तीनों अच्छे कंटेंट मिले, तो वो उसकी मेमोरी सेव हो जाती है कि साइट ठीक है, तो वो जब भी आएगा आपका इसी तरह। तो ये फायदा होता है। अब इसमें जस्ट इसका स्ट्रक्चर देखें ना, बड़े मजे का है। अब ये देखें, टॉप हेल्थ बेनिफिट, हेल्प यू हाइड्रेटेड, देखे ना, स्टे हाइड्रेटेड, ये उसने एट्रीब्यूट कवर किया हुआ है इसके रिलेवेंट। न्यूट्रेंट, ये देखें एंटी कैंसर इफेक्ट, ये उसने है, ये देखें ऑक्सीडेशन स्ट्रेस, ये देखें ना बोन्स एंड जॉइंट, और ये, तो ये हमने इसके जो है ना टॉप हेल्थ बेनिफिट किए थे, तो उसने बड़े बड़े अच्छे सारे बेनिफिट उसको कवर किया हुआ है, और फिर आगे भी उसने दिया हुआ है उसको रिलेवेंट। तो ये आपने इसको देखना। अब इसको हम और भी देखेंगे। अच्छा, ये देखें पूरी अथॉरिटी मैच करती है। इधर ये देखें ना, उसने बायो आथर दिया है। जब आप इसको सर्च करेंगे तो ये हेल्थ लाइन रिव्यूअर है, ये कोई आम बंदी नहीं होगी, ये डॉक्टर या प्रोफेशनल होगी।
तो गूगल हर चीज को देखता है। ये देखें MSRD, इसकी मैं बात कर रहा था कि आप इस तरह की रेफरेंसेस अपने कंटेंट में दिया करें। वो गूगल आजकल इतना अच्छा हो गया, आप AI ओवरव्यू में आएंगे, यही AEO है, सर्च इंजन जो लोग काफी उसका फस बना रहे हैं कि AEO है तो ये है, ये चीजें हैं, ये पहले हम इग्नोर करते थे। आप ये करेंगे इवन के AI ओवरव्यू में आप आएंगे, आप क्यूरीज में पीपल आल्सो सर्च, और इसमें बहुत इजीली आएंगे। कि मसलन ये देखे ना, इसने इधर किया हुआ है क्योंकि ये ऑथर ऑथर का वो जो है ना वो बॉक्स है, लेकिन इस तरह के रेफरेंसेस आप कंटेंट में कवर कर सकते हैं। अब ये देखें ये कितने मजे का उसने दिया। अब इसको चेक करने का कि गूगल इसको कैसे समझता है। गूगल इसको समझता है, ये आप सर्च करेंगे ना गूगल NLP टूल, नेचुरल लैंग्वेज का ये पेज आएगा, ये फ्री टूल है। अब ये देखिए लोगों को पता नहीं होते, लोग API और वो खरीद रहे होते हैं, तो ये टूल से आप फायदा उठाएं, ये गूगल NLP टूल है। अब इसमें जब आप इधर आएंगे, ये ट्राई दिस API, इसमें कंटेंट डाल के अपना चेक कर सकते हैं, इवन आपको स्कोर बता देता है, आपको कैटेगरी बता देता है कि क्या आपका रिलेवेंट है। अब जस्ट एग्जांपल कर ले कि ये जो टॉपिक हमने उठाया है, ये किस निच के रेलेवेंट है, मसलन पता होना चाहिए ना, ये निच कौन सी रेलेवेंट है, जरा मुझे थोड़ा सा इधर कमेंट में बताएं। हाँ, हेल्थ और लाइफस्टाइल, और इसमें तो ये गूगल भी उसी तरह उसको जज करता है। आपने भाई ये प्रैक्टिकली तो है, मैं डाल रहा हूँ, इससे और प्रैक्टिकल क्या होता है। अभी बोल रहा हूँ, ये आपको साथ एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि कैसे आपने सर्च करनी है। अगर आप प्रैक्टिकल पूरे टॉपिकल मैप की बात कर रहे हैं तो वो इधर बैठे बैठे तो नहीं बनेगा। अच्छा, ये मैंने पूरा आर्टिकल इसमें डाला। अब ये देखें इंटिटीज, वो आपको इंटिटीज भी बता देता है जो हाईलाइट की हुई है कि कितनी उसने कवर की हुई है। इवन नीचे आपको समरी भी आ जाती है, ये देखें, नंबर, अदर, ये पर्सन, बॉडी टेम्परेचर, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन। गूगल आपका एक एक वर्ड को देख रहा होता है। फिर इसके बाद फ्रेज इंडेक्सिंग भी आती है, वो थोड़े गूगल, ये देखें ये चीजें। तो इस तरह आप अपने आर्टिकल को चेक कर सकते हैं कि भाई मेरा आर्टिकल किस टाइप का है, इसमें ये देखें। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पहले लोग इसको इग्नोर करते थे। मैंने कोई 1.5 साल पहले इस पे पोस्ट की थी कि गूगल आपके देख रहा होता है इवन के कंटेंट को कि कितना नेगेटिव, इवन अगर आपके ये डेथ और इस तरह वर्ड थोड़े बहुत ज्यादा मेंशन करेंगे तो वो नेगेटिव सेंटीमेंट में चला जाता है। तो कोशिश करें न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव रखा करें। ये कोरे की एग्जांपल मुझे याद आ गई, उसने इसी तरह हेल्थ बेनिफिट पे जो है ना उसका 20 बेनिफिट ऑफ वाटर वाला एग्जांपल दी थी। उसी में लेक्चर में समझाया था, अगर किसी ने लेक्चर कोरे के वो लिए हो ना कोर्स के, तो लोग गौर नहीं करते छोटी चीजों पे। उसने कहा था कि आप जब लिखते हैं, इधर मैं डेथ भी लिख सकता था कि मसलन जब वो पूरा आर्टिकल लिखते हैं ना तो उसमें डेथ भी मेंशन कर लेते हैं कि अगर आप गर्म पानी या वो पियेंगे ज्यादा वो मसलन मिनरल वाला तो डेथ भी हो सकती है। बट डेथ एक नेगेटिव वर्ड है, तो उसको उसने थोड़ा न्यूट्रल और पॉजिटिव में किया कि हार्मफुल इफेक्ट। इसको कहते हैं कि रियल ऑप्टिमाइजेशन। ये अगर राइटर बैठे हैं तो ये राइटर के लिए इंपॉर्टेंट बात है। इवन कि हम क्लाइंट को ये भी बताते हैं कि हम उसका सेंटिमेंट एनालिसिस भी उसके कंटेंट का करके देते हैं कि भाई ये कितना नेगेटिव ये है। अब मैं आपको इसकी समझ आएगी, ये देखें, डॉक्यूमेंट सेंटेंस लेवल सेंटीमेंट, ये गूगल ने पूरे डॉक्यूमेंट को स्कोर करता है। ये देखिए स्कोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, स्कोर ऑफ द सेंटीमेंट, मसलन -1 से लेके टू 1, मतलब -1 और उससे नीचे होगा, माइनस में होगा तो वो वेरी नेगेटिव है। 1 और 1 के करीब जो होगा वो पॉजिटिव वो होते हैं। और ये फिर इसी तरह मैग्नीट्यूड इज द स्ट्रेंथ ऑफ सेंटीमेंट रिगार्डलेस ऑफ स्कोर, रेंजेस फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो ये चीजें मैटर करती हैं। इधर अगर रेड और उसमें आ रहा होता तो वो नेगेटिव में जाता, फिर येलो में आता है, फिर ये ग्रीन में आता है, ये उसका स्कोर है।
अब ये देखें इंटायर कंटेंट ऑफ हेल्थ बेनिफिट ऑफ वाटरमेलन इज अ गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट। अब ये इसने किया हुआ है। अब ये देखें इधर आपको येलो भी नजर आएगा, ठीक है। ये देखें बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेट फंक्शन, न्यूट्रलिटी, सेल, और ये इसमें अगर थोड़ी बहुत बिल्कुल नेगेटिव ज्यादा नहीं है। ये देखें over time this damage may lead to condition like diabetes, heart disease and cancer। ये थोड़ा सा उसने नेगेटिव सेंटीमेंट में लिया, लेकिन ये इतना नहीं है। वो देखे ना, अगर माइनस और ये 9 को क्रॉस करता, फिर अगर आप इधर वो है तो इसको आप पॉजिटिव बना सकते हो। जस्ट आपको टिप दे रहा हूं, इसी को आप उछाल लें। ये मैं आपको फ्री वाले टूल दिखा रहा हूँ, वैसे चैट जीपीटी से भी हो सकते हैं कि हाउ टू चेंज this to neutral 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 from negative। अब मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिखी, स्पेलिंग मिस्टेक ये खुद ही समझ जाएगा। तो जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने ये पहले सर्च नहीं की, लेकिन वो समझ जाता है। To change over time, the damage may lead to condition like cancer. Neutral is a true neutral sentiment. You need to remove the negative connotation of damage। देखा, ये आपको इतना बता देता है कि जो इवन ये गूगल का ही जेमिनी टूल है, तो वो खुद ही आपको चीजें बता देता है कि डैमेज जो वर्ड डाला है ना इस तरह के, वो नेगेटिव में कंसीडर किया, लीड टू कंडीशन लाइक, या ये तो ऑप्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन, ये जस्ट आप कह लें कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन टिप भी दे रहा हूं, जो सेमेंटिक एसईओ का स्ट्रक्चर है, तो उसको देख लें। ओवर टाइम दीज फैक्टर आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ कंडीशन सच एज डायबिटीज, हार्ट। अब देखें उसमें से पूरा नेगेटिव वर्ड उसने हटा दिया, और इसमें भी हटा दिया, मसलन डैमेज का वर्ड और वो, लेकिन वो भी ठीक था, इतना नहीं। इसको इवन आप डालेंगे तो ये ग्रीन में चला जाएगा। ये जस्ट आपको एक छोटी सी मैंने उसकी एग्जांपल दी सेंटिमेंट एनालिसिस की। तो इस तरह आप इसको जज कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब ये देखें ये 5 पे, इस पे भी डेथ का वर्ड यूज हुआ है। तो गूगल इतना स्मार्ट है। अब इसे आपको अंदाजा हो गया होगा कि एसईओ इवॉल्व हो रही है। उसके बाद हम आते हैं, हाँ ये इवन आपको बता देता है कि टॉक्सिक। तो इस तरह के बड़े के लिए आप इसका यही स्कोर देख लिया करें, पूरे सेंटीमेंट देखने की जरूरत नहीं है। ये देखे ना टॉक्सिक, मसलन 0.0, इंसल्ट 0.03, ये जो 0.9 और इस तरह की तरफ जा रहे होते हैं, वो थोड़े होते हैं। ये अगर आप सर्च करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे कि गूगल एनएलपी ये क्या बताता है मॉडरेशन और ये जो टॉक्सिक और ये कॉन्फिडेंस स्कोर, तो वो आपको गाइड कर देगा कि ये इसका मतलब क्या है। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारी कैटेगरी और भी बता देगा। ये देखो ना, अब मेन कैटेगरीज आती है, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ये टॉपिक किस रिलेवेंट है। तो यूजर को और आपकी अपनी वेबसाइट को आपको पता होना चाहिए कि यार मैं जो टॉपिक कवर कर रहा हूं वो मेरे रिलेवेंट है या नहीं। यहाँ लोग मार खा जाते हैं, साइड बनाते हैं, फिर बला की चीजें उस पे। जो मार्च कोर अपडेट आई थी, हाँ 24 में आई थी या 23, उस पे ना कोई 5-6 ब्रांड हमारे पास आए थे कि एनालिसिस, उनने उनका एनालिसिस किया। वो जो वेबसाइटें थी निच एडिट और उस पे चली गई थी, अथॉरिटी साइट थी, जिस तरह न्यूज साइट नहीं होती कि टेक न्यूज, और ये इस तरह बड़ी अपडेट में बहुत हिट होती हैं। एक, हाँ एक वो साइट थी, आई थिंक, हाँ वो लिखती थी मेरे ख्याल में ब्रांड पे या किसी चीज पे लिखती थी। जब उसका हमने एनालिसिस किया, मसलन उसके अबाउट में, और उसको जो मेन उसका टॉपिक था फैशन था, तो भाई आप फैशन के अगर वो रिलेवेंट रहते तो सेफ रहते। वो टेक में भी फिर उन्होंने फिर मैंने उससे पूछा कि आप ये बताओ कि आप मसलन नीच एडिट और वो देते हैं, कहते हैं हाँ हम देते थे, फिर हमने इग्नोर कर ली, फिर नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारी साइट, उनकी मिलियन में ट्रैफिक थी। फिर मैंने देखा कि भाई आपने अबाउट में ये लिखा हुआ है कि हम मसलन फैशन और उसके बारे में न्यूज या वो प्रोवाइड करते हैं, ये आपके अबाउट में भी मेंशन है, और इवन कि आपकी कैटेगरी भी वो है। और बाद में आपके मैंने इनका कंटेंट देखा, वो टेक को भी कर रहे हैं, वो जो नहीं होते दूसरी टाइप की न्यूज थोड़ी, मसलन हर कंटेंट वो कवर कर रहे थे, तो उनको फिर हिट पड़ी थी, क्योंकि आप क्या कुछ और रहे और अलग चल रहे हो। तो इसको कहते हैं कि निच रेलेवेंट रहना। टॉपिकल अथॉरिटी तब बनती है अगर मैं एक एंटिटी को
एंटिटी अपनी साइट की डिसाइड करता हूँ तो मैं उसी पे फोकस करूँ, उसी पे रहूँ। तो ये उसका प्रैक्टिकल है कि ये देखो, एक आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर किया है और उसका जो टॉप ये आ रहा है सबसे ज्यादा, फूड ड्रिंक, फूड, फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये उसने उसको कैटेगरी दी है। तो आपकी कैटेगरी भी इस तरह जज होती है। ये पूरा डॉक्यूमेंट को उसने रीड किया, देखें इसका कॉन्फिडेंस स्कोर 0.9 है, हाईएस्ट है। फिर उसका आ जाता है हेल्थ न्यूट्रिशन पे, क्योंकि हेल्थ के बारे में उसने दिया हुआ है। ये उसने उसका कैप्चर किया साइट का, मसलन पूरा एक किस्म का 0.7 है। फिर इसी तरह कम होता जाएगा, ये देखें आगे कुकीज रिसिप्ट, हेल्थी ईटिंग, रिसिप्ट नहीं है लेकिन 3 पॉइंट। और इसी तरह लिटरेचर। ये आप बाकी भी कैटेगरी को एक्सप्लोर करेंगे तो फिर आपको डाउन होती आती जाएगी, ये देखें। इस तरह आप इसको देख सकते हैं पूरा। और ये इसकी पेड है, लेकिन आप फ्री वाली एपीआई इसकी इस तरह की यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा आते हैं, मेरे ख्याल में घंटा हो गया, और अब मैं आपको थोड़ा टॉपिकल मैप के बारे में बताता हूँ। ये जस्ट इंट्रोडक्शन था कि आप बेसिक एसईओ को समझें कि वर्क किस तरह करती है। और इसमें अगर हम बाकी इसका थोड़ा सा, अगर थोड़ा आपने गहराई में जाना है, गूगल पेटेंट मुझे पता है कि हर कोई नहीं पढ़ सकता, थोड़े मुश्किल होते हैं उसको। चैट जीपीटी के फायदे उठाएं, उसको दें, उसको कहें कि ये मुझे इसकी समरी बता दे। उस समरी से आपको फायदा होगा, आप समझ जाएंगे कि गूगल वर्क कैसे कर रहा है। आप गूगल पेटेंट उठा के दें और उसको जस्ट सिंपल प्रॉम्प्ट दें कि ये गूगल पेटेंट है, इसमें मुझे बताएं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं एसईओ के रेलेवेंट। और वो, मैं ये अपना टूल, अपने ही टूल यूज करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कोरे फ्रेमवर्क बाय कोरे फ्रेमवर्क किसान, इसके 10,000 प्लस यूजर हैं। आप जस्ट इधर लाइब्रेरी में उसमें जाएंगे, जो इसका जो चैट जीपीटी का नहीं होता, जीपीटी टॉप पे आपको आ जाएगा। इसमें आप पूरा पेटेंट्स भी दे सकते हैं और उसको एक्सप्लेन। इसमें ये जो जीपीटी मैंने बनाया था उस वक्त, मेरे ख्याल में 1.5 साल पहले, इसीलिए बनाया था कि कोरे के फ्रेमवर्क को लोग समझ सके। कि आप उसको डालेंगे, ये मुझे हायरार्की नहीं समझ आ रही है, मेथड नहीं समझ आ रहा, आपको समझा सके। लेकिन अब लोग इवन के पूरा ऐसे कंटेंट ब्रीफ और वो बनाते हैं, जिसके मैं हक में नहीं हूँ। आप अपनी रिसर्च लाजमी करें। मेरे कंटेंट ब्रीफ देखें, कुछ सैंपल शेयर हुए हुए हैं मेरे लिंक्डइन पे और उस पे, वो कम्प्लेक्स होते हैं। तो वो जस्ट, अगर आप सिर्फ चैट जीपीटी को यूज करेंगे तो इतना फायदा नहीं है। हमेशा चैट जीपीटी को अपना डेटा दिया करें। सेमरेश होता है ना, सेमरेश डेटा लाइक डाउनलोड कर लिया करें, वो जो कीवर्ड वो दिया करें, फिर आपको अच्छी इंफॉर्मेशन देगा। तो ये एक किस्म की चैट जीपीटी का हेलुसिनेशन कहते हैं। ये इसकी मेन जो खामी है, या एआई की खामी है, वो आप पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगी। तो इसीलिए अपने रिलेवेंट डेटा, एक ये अच्छा टूल है, और एक ये वाला कस्टम जीपीटी टॉपिकल मैप एट्रीब्यूट। इसमें आप दे सकते हैं कि मेरी ये एंटिटी है, तो इसके मुझे टॉप एट्रीब्यूट बता दे। जस्ट अगर मैं एग्जांपल बताता हूँ कि माइन व्हाट शुड बी माय सेंट्रल एंटिटी फॉर द वेबसाइट फोकस ऑन ऑन कार्स which just cover electric cars। ये जस्ट एग्जांपल, ये वेरी बेसिक प्रॉम्प्ट है, वो कहते हैं ना बिल्कुल ना होने के बराबर है। लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। कभी वो लंबे प्रॉम्प्ट की तरफ ना जाए। अगर राइटर है कि एक प्रॉम्प्ट से पूरा आर्टिकल, वो गार्बेज होता है। इसको कहते हैं चेन प्रॉम्प्टिंग। ये मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देता हूं। अब ये देखें, फिर मैं आपको थोड़ा टॉपिकल मैप का भी बताऊंगा कि किस तरह इसको जाते हैं। कोशिश करेंगे कि अगले आधे घंटे घंटे में उसको कवर कर लें। आपको ओवरव्यू दे दूंगा किस तरह स्टेप करने हैं, फिर आपको उसमें समझ आ जाएगी। ये देखिए, आपको गाइड कर रहा है कि सेंट्रल इंटिटी आपकी वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट होना चाहिए।
व्हाट द साइट मेनली अबाउट, फिर वो आपसे पूछ रहा है साइट किस बारे में, इसको कहते हैं सोर्स कॉन्टेंट। अच्छा, ये जस्ट टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ। सेंट्रल इंटिटी वो होती है कि जिस पे आपकी पूरी वेबसाइट फोकस हो, वो सेंट्रल इंटिटी आपकी पूरी वेबसाइट में नजर आनी चाहिए, हर कंटेंट में मसलन एक स्प्रिंकल होनी चाहिए। फिर आता है सोर्स कंटेंट। सोर्स कंटेंट होता है कि आपकी वेबसाइट का मकसद क्या है, बिजनेस है क्या है, आप किस तरह मोनेटाइज कर रहे हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं कि प्लम्बर प्लम्बर की वेबसाइट है जो प्लम्बर सर्विसेज दे रहा है, तो इसमें बताएं कि इसकी सेंट्रल इंटिटी और इसका मकसद। सेंट्रल इंटिटी उसकी वही प्लम्बर होगी, मतलब प्लम्बर सर्विसेज दे रहा है, सर्विस उसका एट्रीब्यूट है। लेकिन उसका जो सोर्स कंटेंट है कि वो प्लम्बर को सर्विसेज दे रहा है, उसके जितने भी सर्विसेज है कि लोग सर्च करें कि मसलन ये चीज कैसे फिक्स होगी, वो उसका सोर्स कंटेंट उसकी सर्विसेज है। तो आपने जो सेंट्रल इंटिटी और सोर्स कंटेंट का रिलेशन बनाना है, ये नहीं करनी कि जस्ट इंफॉर्मेशन ही शेयर करनी है कि भाई प्लम्बर ये है तो वो है। पहले उसके कोर कोर आउटर सेक्शन आपको अगर सारे अब माशाल्लाह से टॉपिकल मैप और उसको काफी बेसिक समझ चुके हैं। कोर हमेशा, अच्छा लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि थोड़ा बहुत चेंज होता है कि ई कॉमर्स वेबसाइट, लोकल एसईओ साइट या जस्ट इन्फो ब्लॉग साइट, टॉपिकल मैप में क्या डिफरेंस है। अभी जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, प्लम्बर अगर कोई सर्विस दे रहा है, आप एचवीएसी सर्विस देख लें, तो उसकी जो सेंट्रल एंटिटी होगी वो एचवीएसी होगी। वो वेबसाइट पे पैसे कैसे कमा रहा है, एचवीएसी के सर्विस देके, नीचे उसकी सारी एचवीएसी जो सर्विस होगी वो उसका कोर सेक्शन होगा। मसलन एसी रिपेयर, एसी मेंटेनेंस और एसी मसलन पार्ट्स उसके चेंज करना, तो ये जब आप सर्च करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो वो उसका कोर सेक्शन कहलाता है, वो मनी पेजेस कहलाते हैं। तो इसीलिए ई कॉमर्स और लोकल एसईओ के जो सर्विसेज होती हैं, प्रोडक्ट पेजेस होते हैं, ये उसके कोर सेक्शन होता है, मनी पेजेस और सोर्स कॉन्टेक्ट्स होता है। और फिर आउटर सेक्शन आता है। आउटर सेक्शन में आप इन बिजनेस साइड को, उसी कोर सेक्शन की चीजें को इन्फो में डिफाइन करते हैं। व्हाट आर द बेस्ट मेथड टू रिपेयर एन एसी, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये इस तरह के कंटेंट जो आपके कोर सेक्शन से रिलेवेंट हो, सेंट्रल इंटिटी से रिलेवेंट हो, अगर आप बहुत एक्स्ट्रा जाएंगे तो वो आपको फायदा नहीं देगा। अब देखें, मैं जब सेंट्रल इंटिटी अपने सोर्स कंटेंट के रिलेवेंट कंटेंट कवर करूंगा, तो वो सारा मसलन मेरी कन्वर्जन होगी। इसी की हमारी मेरी एक केस स्टडी थी, यूके का क्लाइंट था मसलन, जस्ट उसने मुझे 50 टॉपिक्स कवर करने का कहा था। उसका जो साइट थी वो वैन पे थी। यूके में वैन काफी है, मसलन वैन की के प्लम्बर के लिए अलग वैन है, जो सफाई के लिए जाता है उसकी, और उसके लिए वैन लोग मॉडिफाई करते हैं, उसमें रैक रखते हैं, एसेसरीज रखते हैं। तो उसकी वो वेबसाइट थी, वो एसेसरीज देता था। वेबसाइट किस चीज की है, एसेसरीज की है, मसलन वैन के बारे में। तो उसको हमने 50 टॉपिक कवर करके दिए। वो खुद भी कोरे का स्टूडेंट है, गोरा है, लेकिन टॉपिकल मैप उसको मैं मसलन कोई मेरे साथ 1.5 साल से जुड़ा हुआ है। ये उसके क्लाइंट का प्रोजेक्ट था, इसलिए मैं वो शेयर नहीं कर सकता क्योंकि गोरों के साथ एनडीए साइन हुआ होता है। तो जब हम उसने 50 अच्छे हमने टॉपिक क्या कवर करके दिए, एक उसकी, देखें लोग वैन की डायमेंशन सर्च करते हैं, वैन की डायमेंशन और उसकी एसेसरीज, ये दो मेन मेन एट्रीब्यूट मैंने उठाए कि यार मैन के अगर मैं डायमेंशन और इसकी एसेसरीज को कवर करूं, थोड़ा इंफॉर्मेशनल। उसमें 50 में से मैंने यही उसकी साथ एक वैन थी जो मेन कैटेगरी, टोयोटा वैन अगर आप सर्च करें, उसका अच्छा भला वॉल्यूम है, अच्छा भला केडी है। तो मैंने कोशिश की कि टोयोटा वैन के जो मेन उसकी डायमेंशन पे एक अच्छा नोट बनाया, फिर उसकी एसेसरीज के इसमें कौन सी अच्छी अच्छी एसेसरीज उसकी अब कन्वर्जन हो रही थी। तो ये इस तरह प्रोसेस होता है कि आप करें। तो अब ये इसमें देखें इलेक्ट्रिकल प्रोमिनेंस रिलेवेंस, और इसमें उसने कहा हुआ है कि ये क्यों होगी इलेक्ट्रिक, क्विक चेकलिस्ट, इसको आप कर सकते हैं। सोर्स कॉन्टैक्ट ये देखें, आर यू वी यू हब हैविंग बाय, सो ये देखें पूरा आपको डिफाइन कर रहा है कि आपने इसको कैसे रिसर्च करनी है। अब अगर मैं जस्ट उसको कहूं कि give me top attributes and relevant entities for electric
कार, ये सॉरी मेरी एलर्जी का इशू। अच्छा, अब ये आपको रिलेवेंट एंटिटीज और एट्रीब्यूट भी बता देगा। यहां से आपने लेना है आइडिया, फिर इस आइडिया से आपने सैमरश यूज करना है। आ जाओ, सैमरश में अगर आप जस्ट डालेंगे, अच्छा ये मैं जब आप इधर डालते हैं इसको इलेक्ट्रिक कार, तो ये आपको इधर से भी पता चल जाता है। अच्छा ये देखें, ये आपको एट्रीब्यूट डिफाइंड है, ये बड़ा डिटेल में आपको चीजें देता है, क्योंकि ये थोड़ा ट्रेन देखें। टॉप पीपीआर एट्रीब्यूट फॉर इलेक्ट्रिक कार सेंट्रल एंटिटी। मैंने अच्छा एक मेथड बताया, प्रोमिनेंस, रिलेवेंस, पॉपुलैरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मेरा पूरा कंटेंट है, आप वो जाके ना मेरी अपनी साइट पे भी देख सकते हैं, और उस पे कि ये मेन मेथड क्या है, कि पूरी आपका एक एंटिटी पे ये चीजें हो, मे भी उसका वॉल्यूम हो 20,000, मसलन पॉपुलैरिटी हो, अगर वो रेलेवेंट नहीं है तो आपने उसको कवर नहीं करना, आपने तीनों चीजें देखनी है, कि प्रोमिनेंस है, उसकी रेलिवेंसी है, और पॉपुलैरिटी है। अब देखें जिस तरह ये एट्रीब्यूट उसने पहले दिया, बैटरी कैपेसिटी इलेक्ट्रिक कार का टॉप एट्रीब्यूट है। इवन कि आप इसे स्कोरिंग भी कर सकते हैं, इसको बता दें कि गिव मी अ स्कोर बेस्ट, क्योंकि मैंने इस जीपीटी को आपको स्कोर बताता है कि 10 में से इसका 9 है, इसका 8 है, और वो है 5 से नीचे हो तो मैं कंसीडर नहीं करता। तो ये बता देता है व्हाई दिस स्कोर हाई, द बैटरी is a literally the fuel tank of an electric car, remove if the concept collapse। देखा कि बैटरी कार इतनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, फॉर इलेक्ट्रिक कार के वो है, इसका प्रोमिनेंस उसने वो जो स्कोर दिया 10/10 दिया। सर्च डिमांड फॉर बैटरी कार मॉडल इज अ स्ट्रॉन्ग एवरग्रीन। ये देखें, ये चीजें तो ये जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बाकी अब देखें, इंसेंटिव एंड टैक्स क्रेडिट, सेफ रेटिंग, और ये सारी चीजें आपको बता देता है। अच्छा, अब ये देखिए इलेक्ट्रिक कार, इधर भी मैं सर्च करता हूं, तो इधर आप इसके वीयू कीवर्ड में जब जाते हैं, ये होती है रियल डाटा, आपने सर्च कैसे करना है, तो वो आपको बता रहा हूं कि ये जस्ट अंधा नहीं जाना, अब चैट जीपीटी और एआई के साथ आंखें बंद करके उस पर यकीन नहीं करना। अब ये देखें, ये साइड पे आपको वर्ड नजर आ रहे हैं, ये टॉप इंटिटीज और एट्रीब्यूट हैं जो कवर कर रहे हैं। मसला इलेक्ट्रिक कार के रिलेवेंट चार्ज, चार्ज हमें भी पता है इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज होती है, तो चार्ज एक उसका इंपॉर्टेंट है, और ये लोकल उसने रिलेवेंट, क्योंकि मैंने यूके का सेलेक्ट किया। फिर उसका देखें बैटरी, चार्जर, लोग प्राइस सर्च करते हैं, लोग कॉस्ट, यूज, और ये, अब ये इसके टोटल रिलेवेंट कीवर्ड, इसमें आपको इंटिटी प्लस एट्रीब्यूट भी नजर आएंगे, देखें ना, यहाँ देखें इलेक्ट्रिक कार चार्जर, ये देखें, ये उसका एट्रीब्यूट है। इलेक्ट्रिक कार अगर मैंने इंटिटी मानी है तो चार्जर उसका एट्रीब्यूट है, क्योंकि उसको डिफाइन करता है। एट्रीब्यूट वो होता है कि एक इंटिटी को डिफाइन करे। एलन मस्क मैं बोलता हूँ, आपके दिमाग में आता है कि यार इसकी ये इंटरप्रन्योर है, ये उसकी टेस्ला है, तो ये उसको डिफाइन करता है। इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग, ये देखें होंडा इलेक्ट्रिक, तो ये नीचे जाएंगे आपको अच्छी क्यूरीज नजर आएंगी, ये देखें इस तरह। तो ये एक जस्ट रिसर्च का मेथड है, कि इस तरह आपने रिसर्च करनी है, और उसमें, हाँ, तो मैंने ये यहाँ से बात शुरू हुई थी कि गूगल पेटेंट नहीं पढ़ सकते, तो चैट जीपीटी का किस तरह आपने फायदा उठाना है, इवन के अब, और आपने चेन प्रॉम्प्टिंग करनी है, एक दी पर दूसरा उसे सवाल पूछे। इवन कि ये वाला जीपीटी, हाउ डज प्रोडक्टिव, कैन यू एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिकल मैप, जस्ट वो दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, तो ये आपको बता देगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिकल मीन कंटेंट प्लानिंग, तो टॉपिकल मैप जरूरी क्यों होते हैं। An coherent topical map is not just a mind map or a keyword unify your source content। ये देखे ना, सोर्स कंटेंट जो कॉन्टेक्स्ट जो होता है, कि ब्रांड मेक मनी,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अगर पूरा टॉपिकल मैप आपकी वेबसाइट सोर्स कंटेंट को कवर कर रही है और उसी के मुताबिक है, तो फिर और विद अ सेंट्रल एंटिटी द थिंग यू वांट टू बी नोन फॉर। देखिए, सेंट्रल एंटिटी मेरी पहचान है, जिस तरह मैंने बताया ना कि एक वेबसाइट है, सेंट्रल एंटिटी उसकी पहचान है, और सोर्स कंटेंट वो पैसे कैसे बना रहा है। स्प्लिट दैट यूनियन इनटू कोर सेक्शन, आउटर सेक्शन। आप लोगों के पीछे पड़े होते हैं। अब ये जस्ट एक सिंपल उसका उधर ही मैंने प्रॉम्प्ट क्लिक किया, इसने पूरा टॉपिकल में बड़ा आपको बता दिया। फिर मैक्रो कॉन्टेक्ट समझा दिया। मैक्रो कंटेंट होता है मेन टॉपिक। जिस तरह अभी मैंने एक टॉपिक आपको बताया था, किधर गया, हेल्थ नीच। इसका ना हेल्थ बेनिफिट जो है ना, वाटरमेलन, ये इसका मेन टॉपिक है कि ये सारे बात इस पे करेगा। ये मैक्रो है। माइक्रो होता है कि जब आप किसी दूसरे को अब लिंक करना हो, माइक्रो लाजमी डालते हैं ताकि वो इनरिच हो, और फिर इसी तरह आप एक दूसरे के लिंक कर सके। इसीलिए टॉपिकल मैप और सेमेंटिक एसईओ हर चीजों का कॉम्प्लेक्स है कि आप अच्छी इंटरलिंकिंग कर सके। कॉन्टेक्चुअल ब्रिज जिसको कहते हैं, बड़ा मुश्किल अल्फाज है, वो वही इंटरलिंकिंग है, ठीक है। तो वो किस तरह बना सके। अब ये देखें कि इसमें आखिर में ये भी वो चीजें करता है। ये देखें, ये देखें, एवरीवन मस्कुलर, ये देखें, मसल, स्किन, हेल्पिंग डाइजेशन। ये देखें ना, शुगर। अब ये देखें, ये माइक्रो चीजें डाल रहा है। अब अगला इसने आर्टिकल कहीं लिंक किया होना है शुगर के साथ। ये देखे ना, दिया हुआ है आगे इस तरह फूड डिटेल। तो ये शुगर, वो अगले का कर देगा कि वाटर मेलून फॉर शुगर। तो ये माइक्रो आपने हमेशा डालना होता है। इसमें थे, हाँ। तो ये इधर से आप ये वाले पढ़ सकते हैं, ये वाले आर्टिकल। और अब ये मैं वही बता रहा हूँ कि क्यों जरूरी है। आप कहते हैं ना सेमेंटिक, और ये गूगल हमको पता है कि वर्ड बाय वर्ड भी पढ़ता है, इवन के फ्रेज को भी पढ़ता है कि आपका फ्रेज अच्छा है या नहीं, पूरे फ्रेज को करता है। ये भी इसी सेमेंटिक के रिलेवेंट है। अगर देखें ना, फ्रेज बेस्ड इंडेक्सिंग या पढ़ेंगे, ये देखें कि गूगल कोलेक्ट पॉसिबल गुड फ्रेजेस। अब गुड फ्रेजेस भी कौन से होते हैं, ये नहीं कि आपने स्टोरी लिखी होगी, फ्रेज में रिलेवेंट एंटिटी एट्रीब्यूट उसको नजर आएंगे। मसलन आपने पहले तो यही समझते थे कि यार एक वर्ड बाय वर्ड देखता है, गूगल एक फ्रेज भी देखता है। जिस तरह मैंने बताया था कि क्रॉल बजट ऑप्टिमाइजेशन करता है, अगर वो पहले ही कोई हाफ या दो पैराग्राफ में आपके अच्छे फ्रेजेस पढ़ लेता है, तो वो उसको इंडेक्स कर लेता है। ये गूगल पेटेंट क्या है, फ्रेज बेस्ड इंडेक्सिंग। यानी गूगल अपने लिए आसानी बना रहा है। ये देखे ना, गूगल कोलेक्ट पॉसिबल गुड फ्रेजेस, क्लासिफाई पॉसिबल फ्रेजेस। मतलब वो कहता है कि ये बैड है, गुड है, और उसके ऊपर उसको फिर आगे करता है। अब ये देखें, हाउ डज द फ्रेज इंडेक्सिंग मीनिंगफुल, कि गुड फ्रेजेस क्या होते हैं कि दो से तीन सेंटेंस, तो वर्ड का एक सेंटेंस होता है। कि जिस तरह ऑन अ पेज हेल्थिंग ईटिंग, फ्रेज लाइक बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन फूड एंड मील फूड स्टैंड आउट मीनिंगफुल। अब ये गूगल के पेटेंट का है कि ये देखें, हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड। तो ये देखें, उसने शेफर्ड को जब उठाया है तो उसमें आपको नजर आएगा स्टॉक, डॉग, ये ये चीजें, ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड क्लब। तो ये देखें, उसने वैसे ही नहीं फ्रेजेस उठाए, फ्रेजेस इनरिच थे। तो ये चीजें हैं। और इसी तरह फिर इंडेक्सिंग उसको करता है। और ये गूगल फ्रेज इंडेक्स, ये भी आपको फिर जिस तरह मैं बता रहा हूँ ना कि इंटिटीज हम कहते हैं कि अभी हाइप है, इंटिटी हाइप नहीं है, सेंट्रल इंटिटी। ये देखें, ये है कि पेटेंट, ये पूरे गूगल का अपना पेटेंट है, सेंट्रल इंटिटीज। ये पेटेंट क्यों जरूरी होते हैं कि आपको समझ आ जाती है कि गूगल का स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, और लोग इसी को समझ के ना पूरी पूरी एक अपनी एक एसओपी बनाते हैं। अब ये जो है कि इंटिटीज कैसे वो समझता है, इसमें बताया हुआ है कि obtain candidate easily फॉर रिसोर्सेज। वो इंटिटी पूरे पेज को पढ़ता है, जिस तरह मैंने बताया ना कि पेज को वो स्क्रैप करेगा। और इसमें तो ये आप पढ़ लेंगे, ये कोई पूरा मैंने इसको आसान लफ्जों में एक्सप्लेन किया हुआ है कि दिस पेटेंट कंफर्म दैट गूगल सर्च एल्गोरिदम हैज मूव फ्रॉम बिहाइंड कीवर्ड स्टफिंग, एंटिटी कॉन्टेक्स्ट एंड रिलेशनशिप देखता है। एंटिटीज, अब अगर टेस्ला, अब देखे ना, अब पेज अबाउट अगर टेस्ला होगा
और पूरे पेज में उस पे अगर मसलन इलेक्ट्रिक कार एलन मस्क का नहीं होगा तो फिर वही है कि वो पेज मसलन भाई किसी गांव में लिखा गया, क्योंकि टेस्ला एक एंटिटीज और गूगल के नॉलेज में है कि ये टेस्ला किस चीज का नाम है, वो इसको कहता है कि वो देखे ना, फिर इलेक्ट्रिक कार और एलन मस्क से उसको जोड़ता है सस्टेनेबल एनर्जी। तो इसमें आपने कैसे, फिर मैंने आगे आपको टिप्स बताई है, ये प्रैक्टिकल ही तो है जो लोग कह रहे होते हैं ना प्रैक्टिकल, लेकिन वही है कि हम और चीजों की तरफ जाते हैं जो ऑलरेडी चीजें सर्च है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इसको पढ़ें। बिल सेवास्की है जो पता नहीं लोग कहें, कोरे भी उसका स्टूडेंट था जिसने सेमेंटिक एसईओ की बुनियाद और एक्सप्लोर किया था, उसकी वेबसाइट पे जाएं बिल सेवास्की की, तो ये गूगल पेटेंट एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप जस्ट उसी को टाइम दे दें तो आपको इधर उधर सर्च की भी जरूरत नहीं है, बेशक मेरे भी इवन ना पढ़े उसके पढ़े, लेकिन उसमें चीजें होती हैं जिस तरह मैंने इधर एक्शन और वो चीजें भी बताई हुई हैं कि आइडेंटिफाई योर पेज सेंट्रल एंटिटी। हमेशा आप देखा करें कि क्या है, पर्सन है, पेज है और टॉपिक है, और ये चीजें बाकी फिर सेमेंटिक, ये देखें कि इलेक्ट्रिक कार है तो ये इसकी रिलेवेंट एंटिटी है, फिर आपने इसका कंटेंट क्लस्टर बनाना है। अब आखिरी चीज पे आते हैं कि आप टॉपिकल मैप की तरफ कैसे जाते हैं, ये मैं आपको इसी से करता हूँ। अच्छा, ये एसओपी इवन के लोग, इवन सीधी बात बताऊं कि ये इवन के कोरे की अपनी भी एसओपी दूसरे ग्रुप में शेयर होती है, कोई शेयर नहीं करता, लेकिन मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ। मैंने जो चीजें सीखी हैं, ज्यादा सीखी हैं लोगों को बताने से सीखी हैं, खुद शेयर करने से। तो ये एक बड़ी, एक मैंने पाकिस्तान में देखी है कि जितना वो बंदा अपने आप को प्रो समझता है, वो छोटा ईगो में हो जाता है, वो चीजें शेयर ही नहीं करता है। मैंने बड़े देखे ना स्टडी शेयर करते हैं, पाकिस्तान में भी अच्छे नाम है, वो भाई शेयर करो, कोई मसलन आपसे सीखे। तो मैंने जो जितना सीखा है मैंने शेयरिंग से सीखा है किसी और इधर एक छोटी सी टिप देता हूँ। मुझे मैक्सिमम इनबॉक्स आते हैं, आप अपनी क्लाइंट स्ट्रेटेजी शेयर करें, आप क्लाइंट हंटिंग कैसे करता हूँ, तो वो बंदा कसम तो खा नहीं सकता भाई क्लाइंट हंटिंग आज तक मैंने नहीं की, लेकिन अल्लाह हमेशा आपको सिलसिला देता है। मैंने कभी नहीं सोचा कि यार ये क्लाइंट आया है, ये इस घर से आया है, इसको सर्विस चाहिए। मैक्सिमम मेरे क्लाइंट इस तरह बने हैं कि वो चीज समझते हैं, मैं इसकी इंपॉर्टेंस समझे। लोग शेयरिंग करते हैं, कॉपी पेस्ट करके अपनी रिसर्च करें, शेयरिंग करें, तो लोगों को आपकी चीज पसंद होती है, वो आपसे फिर एक्सप्लोर करते हैं। मेरी भी यही थी, जब मैं अपनी केस स्टडी या कुछ एक्सप्लोर करता हूँ, मुझसे इनबॉक्स में कोई पूछ लेता है, मैं ये नहीं देखता हूँ कि कौन है, उसको एक्सप्लेन करता हूँ, उसको बता देता हूँ। अब बहुत ज्यादा ही इनबॉक्स आते हैं तो हर एक को नहीं, अब वॉइस में भर देता हूँ। तो वही जब क्लाइंट को ज्यादा समझाता हूँ या किसी हम उसमें होते हैं कोआर्ड में, किसी को समझा दिया, वही मुझसे पूछ लेता है कि आप सर्विस देते हैं, मैंने कहा जी आप सर्विस देते हैं, ये मेरे सैंपल है, ये देख लें। वो इस तरह जस्ट इंफॉर्मेशन है क्लाइंट में कन्वर्ट हो जाता है, ना मैंने आउटरीच की ना कुछ। तो इसीलिए ईगो में ना रहे, शेयरिंग करें, कोई आपका रिस्क नहीं खाता, आपका बढ़ता है। ये मसलन अल्लाह ने वैसे ही हमसे किया हुआ कि आप किसी अच्छा भला सोचेंगे तो बढ़ेगा, और उसको इस तरह ना सोचा करें। तो ये क्लाइंट स्ट्रेटेजी थी जो मैं आपसे शेयर करा था कि रिसर्च करें। कॉपी पेस्ट का नुकसान क्या होता है, मेरे पास काफी क्लाइंट आए मेरे ही वाले टॉपिकल मैप की सैंपल लेके, क्योंकि वो मेरे पुराने क्लाइंट थे कि ये सैंपल, तो वो जान गए थे। तो आप किसी को किसी और की चीज देंगे या मसलन कॉपी पेस्ट करके शेयर करेंगे, जब आपसे वो इसके बारे में नॉलेज पूछेगा तो थोड़ा मुझे गाइड कर दें, वहां आप फंस जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि शॉर्टकट ना करें, एक्सप्लोर करें। तो ये है एसओपी। ये अगर एसओपी कोई, मैं टेम्पलेट भी इसको बेचना चाहूँ और पब्लिक ना करूँ, मैं इस पे $2 $3 भी कमा सकता हूँ आराम से। लेकिन ये शेयर की हुई है कि चलो जितने मुझे इनबॉक्स आते हैं उन वो इधर ही से सीख ले, मैं हर एक को मैं पूरी एक कहानी नहीं समझा सकता। ये कंप्लीट है। सबसे पहला स्टेप होता है हमेशा कि जब टॉपिकल मैप बनाते हैं, बस आपने सबसे पहले तो एक इंटिटी डिफाइन करनी है कि सेंट्रल इंटिटी, द जो पूरी वेबसाइट, द मेन सब्जेक्ट एंकल आर योर कंटेंट। जिस तरह सेलेक्ट अ वेल रिकॉग्नाइज्ड टॉपिक, जिस तरह अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो कंफर्म करें कि उसकी ऑथराइजेशन विकीपीडिया, वो टूल भी था, अगर आप सर्च करेंगे विकी इंटिटी ग्राफ, उसमें डालेंगे आपको, वो ग्राफ बना देता है और बता देता है कि ये इंटिटी इससे लिंक है। तो इस तरह रिसर्च कर सकते हैं। तो इस इवन के इलेक्ट्रिक व्हीकल आप दे के चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं कि क्या ये डिफाइंड एंटिटी है या नहीं, वो आपको साइटेशन दे देगा। अब तो काम आसान कर दिया है एआई ने।
तो आपने सबसे पहले हर साइट की माइक्रो नीच या मैक्रो नीच है, उसकी इंटिटी सेंट्रल डिफाइन करनी है। ये मैंने इवन इम्प्लीमेंटेशन टर्म्स भी दी हुई है। उसके बाद आपका सोर्स कंटेंट क्लियर होना चाहिए। सोर्स कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है उन साइट के लिए जो बिजनेस साइट होती है, जो लोकल एसईओ होती है, ई कॉमर्स होती है, क्योंकि जो निच साइट होती है वो तो इंफॉर्मेशनल होती है। उसका सोर्स कंटेंट होगा कि मसलन जो आप उसको मोनेटाइज करेंगे, एडसेंस उस पे करेंगे, तो आपने जस्ट इंफॉर्मेशन देनी है कि उस इंटिटी के बारे में लोग जान सके। लेकिन सोर्स कंटेंट अगर लोकल एसईओ ई कॉमर्स है, उसका थोड़ा चेंज हो जाता है कि आपने उसमें सर्विसेज देनी है। आइडेंटिफाई द सोर्स कंटेंट इज क्रूशियल बिकॉज इट डिफाइन पर्पस एंड टारगेट ऑडियंस। ये देखिए, ये बात समझ आई कि आपका इंफॉर्मेशनल के लिए तो आपकी सारी जो ऑडियंस होगी मैक्सिमम इन्फो वाली होगी, लेकिन इसमें फिर जब बिजनेस आती है उसमें बड़ा रिलेवेंट सर्च करते हैं, तभी तो आपको कन्वर्जन मिलती है कि मैं प्लम्बर का बना रहा हूँ यार, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है। जो एक घर में बंदा बैठा हुआ है जिसको सर्विसेज चाहिए, इसको टारगेट ऑडियंस कहते हैं। इवन के चैट जीबीटी को आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, मैं बताता हूँ। इवन के अगर जो मैंने इधर रिसर्च की है ना, सेंट्रल इंटिटी, आप इसको बता दें कि मुझे टारगेट ऑडियंस की रिसर्च कर दे, वो आपको बता देगा कि ये टारगेट ऑडियंस है उसकी। इंश्योर दैट ऑल सब्सिक्वेंट कंटेंट अलाइन विद द यूजर नीड एंड एक्सपेक्टेशन हेल्प। ठीक है, एस्टेब्लिश अ पर्पस और सोर्स कंटेंट। ठीक है, तो आपने जो ये चीजें ना, ये सोर्स कंटेंट होगा। डिफाइन प्राइमरी ऑडियंस, की ऑब्जेक्टिव, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, ये सोर्स कंटेंट में आपकी नजर आनी चाहिए। फॉर अ साइट फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल द सोर्स कंटेंट कुड बी इंगेजिंग टेक एंथुसियाज्म। देखे ना, अगर मेरा सिर्फ ये है कि टेक एंथुसियाज्म को इंगेज करूं, तो मेरी वेबसाइट जस्ट इंफॉर्मेशनल होगी, उसका सोर्स कंटेंट थ्रू कम्पिटेटिव कंटेंट। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक कार है और ब्रांड है, तो मैं चाह रहा हूँ कि कन्वर्जन, तो मैं उसको ये भी बताऊंगा कि मेरी ऑडियंस हो जो मसलन खरीद भी सके। मेरी जो मसलन टारगेट ऑडियंस होगी, जो इन्वेस्टर है, जो मसलन कार वाले इन्वेस्टर है जिनके शोरूम है। तो इस तरह की रिसर्च आपने करनी है। अच्छा, इधर भी। अच्छा, मुझे ये बता दे, अभी तक जो चीजें वो समझ आ रही है? कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है? मैंने इसे आसानी में कभी नहीं समझाया। और ये जो है ना, ये सारी स्टेप वाइज ही है। ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, टॉपिकल एसओपी, जो पूरी एक इम्प्लीमेंटेशन है। अगर आपने सिर्फ इसी को फॉलो कर लिया अपनी टॉपिकल मैप के लिए और अपने क्लाइंट के लिए, तो आपकी एक दो प्रैक्टिस हो जाएंगी, तो आप अच्छी भली चीजें कवर कर सकेंगे। अच्छा, किधर गए? अच्छा। अच्छा, ऑन्टोलॉजी एंड टेक्सोनोमी, इसमें बहुत कम्प्लेक्स नहीं जाना। मसलन वर्ड मुश्किल है, लेकिन आपको ऑन्टोलॉजी और वो क्या है, जब आप इसको करेंगे, जस्ट एग्जांपल देता हूँ। मसलन चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना, मैंने यही सीखा था कि ये ऑन्टोलॉजी एंड टेक्सोनोमी फॉर द सेंट्रल इंटिटी इलेक्ट्रिक कार। देखें, कोई मैंने अपने से कोई ना लंबा प्रॉम्प्ट बनाया, ना कुछ बनाया, ना कुछ, तो ये मुझे दे देगा। ये मैं वो रिसर्च बता रहा हूँ जो न्यू भी कर सकता है। इसको फिर जब आप एक बार आपको समझ आ जाएगी, फिर थोड़ा आप एडवांस कर सकते हैं खुद, उसको थोड़ा सा आप रेफरेंस देंगे, थोड़ी चीजें देंगे। चैट जीपीटी हमेशा इस तरह समझता है जिस तरह आपने थोड़े बहुत एक अंधे को रास्ता दिखाना है, जिसको आप थोड़ा बता सकें कि भाई, या किसी लाहौर वाले से रास्ता पूछना है, उसको कहें कि मैंने यहाँ जाना है, फिर आपको वो बताता है। तो हमेशा चैट जीपीटी को ऐसे यूज करें कि उसको कोई रेफरेंस दे, कोई नॉलेज दे, फिर जस्ट प्रॉम्प्ट की तरफ ना जाए। इसका असल में मैंने मॉडल थोड़ा दूसरा किया हुआ है, ये थोड़ा कम्प्लेक्स में चला जाता है। वरना वो अगर दूसरे वाला करूँ, वो डायरेक्ट आंसर दे देता है। तो ये मॉडल भी आप समझ लें, अच्छे होते हैं। ये जो है ना, मैंने इस पे पोस्ट भी बनाई थी, ये
हर मॉडल का अपना मकसद है। ये जो ChatGPT 4 है ये हर काम के लिए अच्छा है, इमेज जनरेशन के लिए टॉप है, और बाकियों के लिए और इस तरह। तो ये O3 रिसर्च, और अगर आप कोई चीज कर रहे हो, टॉपिकल मैप और इस तरह की रिसर्च, उसके लिए भी अच्छा है, और ओवरऑल अच्छा है O3 जो है। और इस तरह बाकी अब ये देखें, अब ये वो चीजें हैं इवन के लोग पेड में देते हैं या समझाते हैं। अब ये देखें, टेक्सोनोमी, द कंटेंट बकेट यू एक्चुअली पब्लिश इनटू बोल्ड गुड कोर सेक्शन, उसने मुझे एक किस्म का पूरा वही दे दिया। क्यों? अभी देखे ना, उसने सिर्फ इसको नहीं समझा, उसने मेरी ये पिछली ये चीज समझी है। इसीलिए अगर मैं इसको नए में सोचता तो वो मैं डायरेक्ट मुझे टेक्सोनोमी और ओंटोलॉजी दे देता। ये देखें कि इलेक्ट्रिक कार, टाइप्स ऑफ कार, बैटरी कार, प्लग इन हाइब्रिड, एक्सटेंडेड रेंज, व्हीकल सेगमेंट, और ये इलेक्ट्रिक कार, ठीक है। इसमें अगर मैं आपको बताऊंगा, इधर डेफिनेशन भी लिखी होगी, develop a structural understanding of the main entity relation and attribute। ontology और टेक्सोनॉमी एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट को कहते हैं कि वो उसको डिफाइन कर दे। तो वो स्ट्रक्चर डिफाइन इधर जिस तरह मैंने एग्जांपल दिखाया, डेवलप ontology लिस्ट मेन कॉन्सेप्ट सब एंटिटी एट्रीब्यूट रिलेटेड टू द सेंट्रल एंटिटी। अगर आप यही देंगे तो वो आपको पूरा उसकी ontology बता देगा। अरेंज दिस अरेंजमेंट, टेक्सोनॉमी क्या कहते हैं, उसकी अच्छी अरेंजमेंट को। ओंटोलॉजी आपको दे देता है कॉन्सेप्ट कि इसकी यार मेन एंटिटीज क्या है, इसके मेन एंटिटी एट्रीब्यूट क्या है, इस सेंट्रल एंटिटी, वो उसका ओंटोलॉजी डेवलपमेंट आ जाती है। फिर टेक्सोनॉमी होती है कि अब इसको आपने एक हेरारकी में देना है। टॉपिकल मैप नेम ही एक स्ट्रक्चर थिंक का है कि आप एक इतना अच्छी चीज एक स्टेप वाइज बनाएं कि वो हो। इवन के यहाँ देखे ना, प्रोवाइड एन ontology डिफाइन अ रिलेशनशिप आउटपुट, विजुअल मैप आपको दे देगा। ये देखे ना, रिलेटेड एंड कॉन्सेप्ट, ये देखें टेक्सोनॉमी उसने दे दी। ये देखे ना, हेरारकी स्ट्रक्चर। टेक्सोनॉमी क्या होती है कि एक हेरारकी में स्ट्रक्चर दे देता है कि इलेक्ट्रिक कार है, उसने आपको व्हीकल टाइप, ये उसकी मेन टाइप है। अब ये देखिए कितना बड़ा आपका मसलन एक पूरा स्ट्रक्चर बन गया जिसको आप आराम से 3-4 महीने में कवर कर सकते हैं। पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये एक अलग मसलन नोड होगा जिसको आप कवर करेंगे। फिर बैटरीज हैं, फिर चार्जिंग सिस्टम है, परफॉर्मेंस है, एनवायरमेंट, रेगुलेशन, और ये देखें मेंटेनेंस। और फिर एक बैटरी टाइप व्हीकल टाइप है, फिर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, प्लग इन है, हाइब्रिड है। ये उसकी 3 किस्में हैं। फिर इसको आप फर्दर लीफ और नोड, उस स्ट्रक्चर में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जस्ट एक सिंपल में बताऊंगा कि ये आप पिलर और सब चाइल्ड और वो तो पता होगा ना, कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको उसके 3 में कर दिया। अब इनको भी कर सकते हैं कि जो प्लग इन हाइब्रिड होती है उसमें फिर कौन से होते हैं आगे, मसलन उसके ब्रांड और वो भी मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, फिर आ जाता है सेंट्रल सर्च इंटेंट। ये होता है अलाइन कंटेंट विद यूजर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CSI, मैंने इसको बहुत पहले नाम दिया था शॉर्ट के लिए, अब वही हर जगह कोट होता है कि CSI। तो सेंट्रल सर्च इंटेंट को यहाँ लोग थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। सेंट्रल सर्च इंटेंट के लोग अलाइन विद यूजर प्राइमरी सर्च गोल, दिस इज द कनेक्शन बिटवीन सेंट्रल एंटिटी एंड सोर्स कंटेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ ये जुमला। लोग सेंट्रल सर्च इंटेंट को जस्ट कर देते हैं सेंट्रल एंटिटी के रेलेवेंट। मतलब सेंट्रल एंटिटी तो मेरी सिर्फ मसलन प्लम्बर था, मैं अगर प्लम्बर को ही डिस्क्राइब करूं कि जी प्लम्बर अच्छे होते हैं, प्लम्बर ये होते हैं, ये काम करते हैं, तो भाई मुझे कन्वर्जन नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने जस्ट सेंट्रल एंटिटी को फोकस किया। सोर्स कॉन्टैक्ट्स को तो मैंने ज्यादा फोकस ही नहीं किया। तो इसीलिए सर्च इंटेंट में आपने दोनों को लेके चलना है। सोर्स कंटेंट ये है कि प्लम्बर की मेरी सर्विसेज क्या है, मैं बेस्ट सर्विस हूं, मैं बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर हूं, सोर्स कंटेंट उसको डिफाइन करना है। तो ये जब दोनों चीजें आपकी कंप्लीट वेबसाइट में कवर होगी, आपको कन्वर्जन आएगी। क्लाइंट को आप टॉपिकल मैप बना दे, वो कह देगा कि यार ट्रैफिक तो बहुत आ रही है, क्लिक भी आ रही है, मुझे सेल नहीं आ रही है। यहाँ मसला हो जाता है बिजनेस नीच को कवर करने का कि भाई आपने उसके सेंट्रल सर्च इंटेंट को इस तरह डिफाइन किया। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी ना कि यूके वाली जो एग्जांपल मैंने दी थी, उसमें हमने सेंट्रल सर्च इंटेंट को
उसके कंटेंट में कर दिया था कि जब हम कवर कर रहे थे, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल ही इसको समझ लें, कि जब मैंने उसको आर्टिकल लिख के दिया कि टोयोटा वैन डायमेंशन, तो मैंने जस्ट डायमेंशन की बात नहीं की, पहले मैंने डायमेंशन को एक्सप्लेन किया, फिर मैंने नीचे दिया कि इस डायमेंशन के मुताबिक विच आर द गुड एसेसरी टू बी फिटेड इन दिस वैन। देखा, मेरा सोर्स कंटेंट इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं उस कंटेंट में। तो जब मैंने वो सोर्स कंटेंट उसको एक्सप्लेन किया और उधर सीटीए दिया, सो इफ यू आर सर्चिंग फॉर बेस्ट टोयोटा वैन एसेसरी हेयर, मसलन उसको क्लिक दे दिया, मेरे डायरेक्ट लैंड किया वो मेरे कोर पेजेस पे, प्रोडक्ट पेजेस पे। तो ये होता है क्योंकि जो सर्च कर रहा है कि वैन एसेसरीज या डायमेंशन, तो समझे उसकी थिंकिंग को। यही तो गूगल की क्यूरी पैटर्न है कि वो मसलन अगर क्लाइंट सर्च कर रहा है तो इसका मसलन मतलब है कि वो डायमेंशन देख रहा है, अपने मोन वैन को मॉडिफाई कर रहा है। मॉडिफाई कर रहा है तो वो क्या ढूंढ रहा है, उसमें एसेसरीज उसको चाहिए होंगी कि मैंने इसमें क्या लगाना है। तो बात उधर ही आ जाती है। अगर आप जस्ट एक चीज को कवर करेंगे, उसमें ये सर्च इंटेंट कैटर नहीं करेंगे, तो फिर कन्वर्जन नहीं होगी। तो ये बड़ा फोकस चीज है कि अलाइनमेंट आपका सोर्स कंटेंट और उसे होना चाहिए। इससे आपका सर्च इंटेंट डिफाइन होगा कि अगर मेरा हाँ, वो कौन सी मैंने पहले एग्जांपल दी थी, प्लम्बर वाली, प्लम्बर सर्विसेज, कि मेरा सेंट्रल सर्च है जा, तो उसमें सेंट्रल सर्च इंटेंट से आपने फोकस नहीं हटाना। फिर उसके बाद ये थोड़े एडवांस स्टेप है लेकिन करते हैं हमें, कि बायर परसोना, कि मेरा बायर परसोना क्या है। इससे फिर आपको निच की समझ आती है। टेलर कंटेंट रेजोनेट विद स्पेसिफिक ऑडियंस, वो है कि जिस तरह मैंने बताया लॉयर की जो निचेज होती है कि इंजरी लॉयर, तो आपने देखना है कि इंजरी लॉयर किस बंदे को चाहिए होगा, उसका एक बायर परसोना होता है। और इस तरह इसको बायर कि कस्टमर आपका जो सर्विस खरीदेगा, तो ये भी इस पे मैंने बताया हुआ है। फिर एक्शन भी बताए हुए हैं कि किस तरह के ये करें। इवन कि आप इसी को मसलन एज अ प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर देंगे कि मुझे बायर परसोना कर दें जिसमें ये चीजें मेंशन हो। चैट जीपीटी आपको ये भी दे देगा। इससे आपका क्लाइंट मुतासर होगा कि यार अगले ने रिसर्च करके दी है। मसलन ये क्लाइंट को चीजें नहीं पता होती, वो इसको अच्छा मानता है। अच्छा, हाँ, कोर और आउटर सेक्शन में पहले भी बता चुका हूँ कि कोर सेक्शन क्या होता है, जो आपका सोर्स कॉन्टेक्स्ट पे डिफाइन होता है, जिसमें आपके मेन सर्विसेज आ जाती हैं। अगर लोकल है साइट है, अगर ई कॉमर्स है तो आपके मेन पिलर पेज आ जाते हैं, कलेक्शन और कैटेगरीज आ जाती है। और आउटर सेक्शन होता है जिसमें आप अपने एंटिटी को और कोर सेक्शन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। आउटर सेक्शन मतलब सिंपल अल्फाज में ब्लॉक सेक्शन कहते हैं। फोकस ऑन द मेन एट्रीब्यूट रिलेवेंट टू सेंट्रल एंटिटी। मेन एट्रीब्यूट मेरे अगर है क्या कहते हैं प्लम्बर की साइड, तो वही सर्विसेज ही होंगी ना, कि एसी रिपेयर, एसी मेंटेनेंस। तो बात वही आ गई है। अच्छा, आउटर सेक्शन के एक्सपेंड, आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, जो मसलन कि उस पर कंटेंट कवर दें। अगर जस्ट मैं कवर करूं कि एचवीएसी एसी रिपेयर, मसलन विंडो एसी, या क्या कहते हैं जो स्प्लिट एसी रिपेयर, तो स्प्लिट एसी पे इतना अच्छा कंटेंट बनाऊं कि उस पे उस एरिया में मैं अथॉरिटी मानूं, लोग उसको पढ़े और उसी से कन्वर्ट होके मेरे पास आए। क्योंकि जो स्प्लिट एसी रिपेयर सर्च कर रहा है, इसका मतलब है उसको रिपेयर वगैरह मेंटेनेंस चाहिए। तो ये उसको समझना होता है। फिर उसके बाद आता है, पहले आपका टॉपिकल मैप स्ट्रक्चर बनता है, फिर कंटेंट ब्रीफ बनते हैं। एक मिनट में जस्ट स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी नहीं दिखा सकता, ये भी नहीं, ये भी। अच्छा, ये रफ है, मैं वैसे ही एक क्लाइंट का दिखा रहा हूँ कि ये निच थोड़ी बहुत कॉम्पिटिटिव है, जिसको ट्रेडिंग वगैरह कहते हैं। ये देखिए इस तरह स्ट्रक्चर होता है कि पहले आप उसमें डिसाइड, और ये रफ स्ट्रक्चर है, देखें आप पहले क्यूरी निकालते हैं, और ये मैं कम से कम 8 8 10 10 वो सर्च करता हूँ, क्या कहते हैं उसको, कंपटीटर। उसके बाद उसके बाद ये मैंने उसके कोर सेक्शन में टॉप एंटिटी, इसका बिल्कुल ही बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिकल मैप है। आपको नहीं समझ आएगी, जस्ट समझा रहा हूँ कि ये थोड़ा स्ट्रक्चर, कि ये उसके टॉपिक है, कोर सेक्शन है, फिर उसके एंटिटी पेज है, फिर इसका ये आउटर सेक्शन है, और ये फाइनल नहीं है, ये अभी बना रहा हूँ। तो इसमें हम ये
देते हैं कि आप मसलन केडीबी दे से सर्च वॉल्यूम, फिर टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन, और ये कि टाइटल क्या रखना है, वो बड़ा ना मेटा डिस्क्रिप्शन, इमेज और यूआरएल, और ये सारी चीजें सेमेंटिक, इसमें आपने सेमेंटिक कवर करनी है कि यूआरएल स्लग सेम नहीं होना चाहिए, इमेज यूआरएल सेम नहीं होना चाहिए, इमेज अल्टरनेटिव टेक्स्ट सेम नहीं, इसमें आपने इंटिटीज और एट्रीब्यूट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसी को तो सारा अच्छी कवरेज कहते हैं। तो इसको फिर अगर एक एक किधर गया, हाँ, तो जब टॉपिकल लेआउट आपका डिफाइन हो जाता है कि ये आपका कोर सेक्शन है, ये आपका आउटर सेक्शन है, इसमें आपके टॉपिक डिफाइन हो जाते हैं। टॉपिक के बाद नेक्स्ट फेज आता है कंटेंट ब्रीफ को, कि मैं कंटेंट ब्रीफ कैसे बनाऊं। हर एक टॉपिक के बाद आप उसका कंटेंट ब्रीफ कवर करेंगे। कुछ लोग ये सर्विस दे रहे हैं, जस्ट कंप्लीट टॉपिकल मैप कवर करते हैं कि ये आपके टॉपिक है और ये, मैं शुरू से ही साथ कंटेंट ब्रीफ भी देता हूँ। वो थोड़े महंगे हो जाते हैं, एक कंटेंट ब्रीफ का अलग प्राइस होती है, बट बाद में मुझे पता चला कि लोग जस्ट मैप ही सेल कर रहे हैं। तो उसके बाद जब हर कंटेंट ब्रीफ को होगा, वो रेडीमेड पूरा एक स्ट्रक्चर होता है कि क्लाइंट को मिले, वो देखे मैंने ये पहले टॉपिक पब्लिश करने हैं, ये कंटेंट ब्रीफ है, सिर्फ राइटर को दूंगा, इसके मुताबिक लिखूंगा और वो उसको कर देगा। तो ये कंटेंट ब्रीफ है कि आपने बताने हैं, उसमें कंपोनेंट है मैक्रो, कोर टॉपिक और मेन फोकस को कवर करना है। हर एक कंटेंट ब्रीफ या टॉपिक एक मेन मेन टॉपिक पे फोकस होगा, जिसका अभी मैंने एग्जांपल दी थी। हाँ, जिस तरह अब ये है ना कि जिस तरह, हाँ, एपेक्स ट्रेडिंग फंडिंग, ट्रेडर फंडिंग, ये एक एक टॉपिक है, एक इंटिटी है। तो इसका जो कोर फोकस होगा वो एक ही टॉपिक होगा, जो इसका मेन टॉपिक होगा, वो उसका कोर मेन फोकस होगा, जो मैं एक कंटेंट ब्रीफ में कवर करूंगा। फिर माइक्रो, उसको सपोर्टिंग सब H3 में सपोर्टिंग दूंगा, ताकि मैं फिर किसी और टॉपिक से उसको लिंक कर सकूं। ये कंटेंट ब्रीफ का जस्ट समझा रहा हूँ। ये माइक्रो माइक्रो सेमेंटिक फिर उसमें करेंगे, टाइटल और हेडर में, बॉडी में करेंगे, तो ये पूरा आपकी उसमें सेमेंटिक लेयर आ जाएगी। कॉन्टेक्चुअल हायरार्की, इसको क्या कहते हैं, जो कंटेंट आपका हेडिंग स्ट्रक्चर बनता है H1 H2, वो सेमेंटिकली अलाइन होना चाहिए। इसकी भी बड़ी अच्छी मिसाल है कि मसलन आपका लगे कि एक फ्लो बन रहा है, गूगल ने, कोरे ने इसको समझाया था कि इस तरह जिग जैग ना हो कि एक H2 कुछ आ रहा है, फिर ये कि एक फ्लो हो, कि आपने पहले रनिंग शूज को डिफाइन किया है, फिर रनिंग शूज मसलन बेस्ट रनिंग शूज, फिर बेस्ट वाले लिस्ट दी है, फिर ई चीज को मसलन एक उसका हायरार्की और एक उसका स्ट्रक्चर बना हो। प्रायोरिटाइज मेन कॉन्टेक्स्ट इन हाई लेवल हेडिंग, इंश्योर सब टॉपिक, कॉन्फ़िगरेशन, पब्लिकेशन स्ट्रेटेजी। अच्छा, कंटेंट ब्रीफ में मैंने पूरा एक इसका इसका भी मैंने आप लोगों को इधर कवर किया हुआ है, आखिरी 4-5 लेक्चर। ये जो है ना, इस सीरीज में, ये जो है ना, इस सीरीज में आपने जो मैं बता रहा हूँ ना, टॉपिकल मैप सेमेंटिक एसईओ, इस सीरीज में आखिर में मैंने वो भी कवर किया हुआ है 4 लेक्चर में, कि कंटेंट ब्रीफ कैसे बनाते हैं प्रैक्टिकली, क्या क्या चीजें उसमें देखते हैं, 4 एक लेक्चर में, यहाँ से, हाँ, छठे, 7वें, 8वें और 9वें। लेकिन आप पीछे से समझेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। तो ये इसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर उसको टेस्ट करते हैं और रिफाइन करते हैं पूरे टॉपिकल मैप को। और अभी गैदर कैसे करते हैं डेटा, आप, मैंने बताया ना कि जस्ट चैट जीपीटी पे ना रहना, फिर आपको क्लाइंट बाद में बोलेगा भाई कन्वर्जन नहीं हो रही, रियल डेटे के साथ जाना है। गूगल सर्च कंसोल की अगर है आपके पास, आपने जब परफॉर्मेंस में जाते हैं तो 6 महीने की उसकी टॉप क्यूरीज, वो सारी आप ले सकते हैं, हर साइट की उसके टॉप पेजेस, उसको फिर देख सकते हैं कि यार ये पेजेस इंप्रेशन ले रहे हैं, क्लिक नहीं ले रहे हैं, इसको मैं कंसीडर करूं, ताकि ये इंप्रेशन क्लिक में कन्वर्ट हो जाए, इसको मैं एक टॉपिक में अच्छा कवर कर लूं। तो इस तरह की रिसर्च करनी है, सैमरेज टूल से करनी है और इनसे सारे करने हैं। फिर आपने एनालिसिस, एन ग्राम और ये देख लें, ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ये बड़ा मैंने आराम से इसको समझाया है। और कंटेंट ब्रीफ है, कंटेंट ब्रीफ ये देखे, हाउ टू मेक अ सेमेंटिक कंटेंट ब्रीफ, इसको मैंने आर्टिकल फॉर्म में भी
कवर किया हुआ है। कि मसलन कुछ लोगों को वीडियो की नहीं समझ आती, तो इधर स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहले क्या है कि एक्सट्रैक्टिंग क्यूरी टर्म, मसलन कोर कीवर्ड। ये देखें मैंने इधर, आप लोग मुझसे मांग रहे होते हैं, इधर मैंने एग्जांपल दी है कि मेन कीवर्ड क्यूरी, और फिर उसके बाद स्ट्रक्चर बनाना है, कॉन्टेक्चुअल हेडिंग। अब यहाँ मैंने एग्जांपल दिया और एक्सप्लेन किया है कि ये स्ट्रक्चर क्यों डिफाइंड है, जिसको कहते हैं कॉन्टेक्चुअल वेक्टर। ये देखे ना, ये कोरे ने भी बताया है लेकिन लोग फोकस नहीं करते। उसने बोला है कि जो आपका हेडिंग, कॉन्टेक्चुअल वेक्टर मुश्किल लफ्ज को छोड़ दे, इसको हेडिंग कह दे, कि जो आपका हेडिंग स्ट्रक्चर है वो एक बड़े फ्लो में जा रहा हो, ताकि गूगल या वो कंफ्यूज ना हो, इवन के यूजर को भी मजा आए कि यार ये तो सारा लिंक्ड है। और उसने कहे थे कि दो दो हेडिंग, मसलन H2 H3 रिलेवेंट, और इस तरह, जिस तरह ये देखे कि वैन सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस, इवन के आपको मैंने वही मिसाल दे दी है, जिस क्लाइंट का मैंने प्रोजेक्ट किया था उसके कंटेंट ब्रीफ की मिसाल दे दी। तो ये देखे इतना डिटेल जब आप कंटेंट ब्रीफ और कवर करते हैं तो भाई आपको रैंकिंग मिलती है। ये शॉर्ट है। तो ये देखें कि टू प्रोटेक्ट व्हीकल टूल एंड थेफ्ट। अब ये इसका H1 देख लें। H1 पूरा फोकस्ड है रिलेवेंट एंटिटी एट्रीब्यूट पे, कि वैन सिक्योरिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें हमने बोला हुआ है कि व्हीकल टूल और ये थेफ्ट से उसको करें। अब ये देखें वाई वैन, ये देखें ये दो हेडिंग एक दूसरे से रिलेवेंट है। फिर ये जो है H2 बेस्ट लॉक एंड फिजिकल सिक्योरिटी फॉर वैन, ये उसका H2, तीनों H3 उसके रेलेवेंट है। अब आपको मेरी समझ आ रही है कि स्ट्रक्चर और उसका हायरार्की बिल्कुल एक दूसरे से लिंक्ड है आखिर तक। ये चीज होती है कि इवन कि यहाँ मेरी पिक्चर में समझाया, वो देखें पीछे थोड़ा हेडिंग कि इस तरह नीचे आ रहा हो, यहाँ मैंने फिर बताया है कि जिग जैग ना हो, ये जिग जैग ना हो, ये फ्लो में चल रहा हो। तो ये अभी देखें, अब ये देखें, आपको आइडिया हो गया होगा कि क्लाइंट ने खुद इवन के अपना जो रिव्यू दिया था मेरे अपवर्क पे भी है, कि कह दिया था कि हमारे जो इस पे पैसे लगे थे, इस क्लाइंट ने क्योंकि इसको जल्दी चाहिए था, मैंने 1.5 महीना लगा के इनको कंटेंट और राइटिंग सब कुछ दी थी, तो इसका बजट ठीक था। मैं वही बता रहा हूँ कि वो आप लोग जो इधर करते हो, मसलन 3 मंथ की एसईओ करके वो करते हो, मैं एक प्रोजेक्ट में इस तरह, लेकिन उसके लिए डिटेल और ये चीजें चाहिए होती है। तो उसने खुद बोला था कि मेरे जो इस पे प्रोजेक्ट पे खर्चा हुआ था वो रिकवर हो गए। मसलन उसकी रैंकिंग 3 महीने के अंदर 3,000 से 14,000 तक गई थी, और वो भी ई कॉमर्स यूके के अंदर स्टोर। तो भाई पैसे क्यों नहीं उसको आएंगे। तो ये देखें, अब मैं एग्जांपल जो दे रहा था कि उसकी कन्वर्जन किस तरह हो रही थी, हमने क्यूरी को उसके रिलेवेंट सोर्स कॉन्टेंट के कवर किया हुआ था। अब ये देखें, ये आपको नजर आएगा कि ये तो इंफॉर्मेशनल कंटेंट है, नहीं, ये ट्रांजैक्शनल भी है और कमर्शियल भी है। क्यों? बेस्ट लॉक एंड फिजिकल सिक्योरिटी फॉर मैन, उसके सोर्स कॉन्टेक्ट्स मसलन एसेसरीज है, डेड लॉक, सेस लॉक। फिर इधर ही हमने बता दिया था कि आपको अच्छे लॉक चाहिए, इधर क्लिक करें और ये अब सारा आपको इवन उनके रिलेवेंट आएगा। बेस्ट अलार्म है, फिर आ जाता है सिक्योरिटी कैमरा, आ जाते हैं मॉनिटरिंग, और ये। तो ये अभी आप देखें, इसको थोड़ा उधर ले जाना। मैं नो नो, अच्छा अच्छा, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, सॉरी। अच्छा, तो ये अब देखिए कि ये पूरा, और इसमें फिर मैंने बताया है कि एग्जैक्ट रिलेवेंट डेटा आपने उसमें करना है। फिर क्यूरी को आपने हेडिंग, अच्छा ये है कि ये देखिए आपको मैक्सिमम क्यूरी नजर आ गई होगी। सर्च इंजन तो आपको पता है ना कि वॉइस भी सर्च करता है, तो आपने गूगल के लिए थोड़ा आसान बताना है। इवन कि हमारे गूगल कोरे के ग्रुप में भी डिस्कशन होती है, कुछ लोग जबरदस्ती हर कीवर्ड को क्यूरी में कन्वर्ट करते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में। जबरदस्ती नहीं करनी, नेचुरल करनी। हाँ हाँ, ये इसको जरा दे दो उधर, लैपटॉप इसके लिए, बल्कि उधर ले जाओ आ जाओ। तो ये अब देखिए कि मैंने जबरदस्ती नहीं की है, जो हो रहा है वाई वैन सिक्योरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एवर, जो नेचुरल हो रही है उसको, बाकियों को देखें मैंने ज्यादा नहीं कवर किया हुआ है, कुछ को कवर किया हुआ है। तो इसको आपने क्यूरी में क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करना है जहां नेचुरल हो सके। क्योंकि अब मैंने जब इसके कीवर्ड को आप देखेंगे गूगल सेमरिच में, तो वो नेचुरल क्यूरी होती है। ये लोग सर्च कर रहे होते हैं इस तरह की क्यूरी जहां इसमें मैंने दी है।
वेयर टू इंस्टॉल सिक्योरिटी कैमरा इन योर वैन। ये रियल क्यूरी होती है। तो वही है कि आपने सारी अच्छी क्यूरीज को एक स्ट्रक्चर में कर लिया, तो वो क्यों नहीं मसलन रैंक होगा। अच्छा, ये है कि ये फिर वो डिक्लेरेशन, ये है कि यूज डिफाइन हेडिंग टाइप ऑफ वेरिएशन। ये बड़ा मैंने डिटेल इसको कवर किया हुआ है, अगर आप इस पे टाइम लगाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। फिर पॉपुलैरिटी और ये इंटरेस्ट, व्हाई व्हेन सिक्योरिटी मैटर, लॉ कैन ये। फिर देखिए लॉजिकल सेमेंटिक फ्लो, जो मैंने आपको बताया है कि ऊपर देखिए मैंने कलरिंग दी हुई है, ये देखें ये तीनों हेडिंग इससे मिलती है, फिर ये आपस में ये, और ओवरऑल सारी हेडिंग H1 से मिलती है। इसको कहते हैं कि आप रिलेवेंस करें। मैं भी आपकी 5 हेडिंग कुछ और है, छठी में आप कहीं और निकल जाए, गूगल फिर आप ढूंढता रहेगा आपका कंटेंट। तो सारी जाके फिर H1 जो मैक्रो कंटेंट है उससे रिलेवेंट होना चाहिए पूरा टॉपिक। ये कलरिंग मैंने इसलिए की है, और इसीलिए यहाँ है कि लॉजिकल सेमेंटिक फ्लो होना चाहिए, हायरार्की एंड प्रिडिक्शन होनी चाहिए। यूज अ स्ट्रक्चर हायरार्की। देखें कि वैन सिक्योरिटी है, फिर टॉपिकल अलार्म लॉक मैंने H2 में डाले हुए हैं, सपोर्टिंग उसके वो उसमें डाले हुए हैं। फ्लो जिस तरह बेस्ट वैन लॉक अलार्म सिस्टम, फिर आ जाता है कॉन्टेक्चुअल स्ट्रक्चर, हाउ टू राइट ईच स्ट्रक्चर। फिर इसका कंटेंट ब्रीफ का नेक्स्ट आता है कि हेडिंग दे दी आगे राइटर को, क्योंकि कंटेंट ब्रीफ आप लिखते हैं राइटर के लिए, राइटर को समझाना है कि हर हेडिंग में क्या होगा। कॉन्टेक्चुअल इसको स्ट्रक्चर कहते हैं, आप ये कहते हैं आर्टिकल मेथड, आर्टिकल मेथडोलॉजी। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसमें लिखा है कि व्हाई वैन सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट वैन थेफ्ट, और इसमें आपने एक्सप्लेन करना है। ये असल में वो मिनिमाइज हुआ है, लेकिन ये देखें पहले वाला इंट्रोड्यूस द ग्रोइंग कॉन्सेप्ट, फिर उसमें ओवरव्यू दें, या नीचे आपको देखें कि डेडलॉक मैनुअल आप उसका आप वो दें कि कौन सा बेस्ट है, की फीचर दें या लिस्ट दें। ये आपने डिफाइन करना है, ये नहीं है कि हर चीज में आपने डेफिनेशन और वो देनी है। ऊपर से स्ट्रक्चर को देना है कि पहले डेफिनेशन, फिर उसके लिस्ट देनी है, फिर ये इसका कहलाता है आर्टिकल मेथडोलॉजी। फिर उसके बाद ये आपने पढ़ लेना है, देख लेना कि मैच फॉर्मेट टू कंटेंट टाइप, कंपैरिजन लिस्ट, और कॉन्टेक्चुअल ब्रिज बनाना है, इंटरलिंकिंग, फिर मैंने इंटरलिंकिंग भी बताई है। ठीक है, तो ये चीजें हैं मेरे ख्याल में काफी हो गया। अगर किसी के क्वेश्चन है तो वो इसमें नीचे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं एक दो का क्वेश्चन आंसर कर दूंगा। बाकी उम्मीद है कि कोई फायदा हुआ होगा। लिंक्डइन पे मेरे सारे शेड हैं, यूट्यूब पे कुछ बेसिक है, अभी और नहीं है, टाइम नहीं मिला, मैं इंशाल्लाह कवर करूंगा इसको। लेकिन जो मवाद है आप बेसिक उसको कर सकते हैं। ई कॉमर्स के लिए कंटेंट सोर्स क्या होगा? निच लेदर होगा। निच लेदर होगा तो सोर्स कंटेंट, आप लेदर की जैकेट बेच रहे हैं, आपकी कैटेगरीज होंगी ना, क्या लेदर की उसकी डिफरेंट, मसलन लेदर में भी फिर डिफरेंट आपकी टॉप कैटेगरी हो जाती है। लेदर बैग है, बैग की टाइप्स आ जाती हैं, कि लेदर में फिर मटेरियल आ जाता है। ये आपने उसकी कैटेगरी कलेक्शन बतानी होगी। नहीं, वो आप जब सर्च करेंगे वो इसका 10,000 का मतलब है कि पूरा उसने कंटेंट कवर किया। लेकिन आप एडवांस सर्च टूल में जाएंगे, आपको एग्जांपल दिखाई देता हूँ, लेकिन उसने किए ज्यादा होते हैं, 10,000 नहीं। लेकिन अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं कि कैसे आप वो सर्च कर सकते हैं, आपको आसान तरीका बताता हूँ। हेल्थ लाइन ये है ना, अब ये 10,800 नजर आ रहे हैं। आप इस टूल में जाएं, एडवांस सर्च में जाएं, अब इधर देखें फाइल टाइप, एनी एनीवेयर इन द पेज, ये पूरे पेज में से। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं देखूं कि कितना कंटेंट उसने डिफरेंट कवर किया है, इन द टाइटल, इन द टेक्स्ट, इन द यूआरएल, अगर यूआरएल करूं और इन द टाइटल करूं तो वो मुझे बता देगा कि हाँ उस पे कितने कंटेंट कवर किए हैं। अब ये भी देखूं, अब ये भी देखे जस्ट एप्पल पे उसने मसलन, यानी यूआरएल का मतलब है कि यूआरएल में तो उसने एप्पल को ही कवर किया है, तो एप्पल को 250 दफा कवर किया है। ये तो जस्ट इन यूआरएल है, फिर जब आप टाइटल में करेंगे तो और बढ़ जाएंगे।
तो मैक्सिमम उसने कम से कम एप्पल को जो डिफरेंट कवर किया है, मसलन हर नए आर्टिकल में वो 500 दफा उस पे आर्टिकल कोई अराउंड 300 प्लस कवर किया है। तो मेरे ख्याल में कि इस सर्च ऑपरेटर से ये अभी आपको पता चल गया होगा कि ये एडवांस और ये सर्च टूल मैंने ये कहीं सीखा नहीं था, ये एक्सप्लोर करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ चीजों से खेला करें, तो ये आपको पता चल जाएगा। इतने मजे के हैं कि इधर आप टाइम कर सकते हैं कि मैं 1 साल या 6 महीने, मेरे कंपटीटर ने रिसर्च की है 6 महीने में कितने कंटेंट चढ़ाए, मैं वो इस पे लगा सकता हूँ अपने कंपटीटर रिसर्च के मुताबिक। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया, ओके, थैंक यू थैंक सो यू मच नुमान, जी, थैंक यू सो जज़ाकल्लाह जी। मच। ओके। अल्लाह हाफिज।